अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? ये रमज़ान और रमज़ानों से थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन रमज़ान तो रमज़ान होता है। हो सकता है कि इस रमज़ान हमें इबादत करने का मौका ज़्यादा मिल रहा है और मेरे रमज़ान बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। मुझे रोज़ा भी नहीं लगता, आई डोंट नो, जब से मैंने इलायची खाना शुरू की है और एक मज़ा आ रहा है रोज़े रखने में, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी हमारे साथ रोज़ा रख रहे होते हैं, हम साथ सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, तो फैमिली ज़्यादा इकट्ठी है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर जब सबका काम हो रहा होता तो यासिर भी घर पे नहीं होते थे, तो वो जो एक बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी मुझे मुख्तलिफ लग रही है और रमज़ानों के मुकाबले में हम सब इकट्ठे हैं। जब तक मैंने ये शो नहीं किया था तो कहते हैं ना, एक सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हुई लड़की थी मैं। मुझे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या गम है, क्या मुश्किलात हैं, किस तरह लोग सरवाइव करते हैं। मुझे लगता था जैसे ज़िंदगी हमारी है। हाँ भाई, हमारे अम्मा अब्बा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं, मेहनत करके पैसे कमा रहे होते हैं, हम लोगों को पाल रहे होते हैं। तो मैं समझती थी बस मेहनत और तकलीफ़ और दुख यहीं तक है बस, क्योंकि मुझे एक्चुअल दुनिया का रूप नहीं पता था कि क्या क्या है। जब शो करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी कहानियाँ सुनना शुरू की, तो आंखें खुली कि नहीं भाई, ये दुनिया बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। इसमें तो इतने कांटे हैं कि आप जितनी कहानियाँ सुने आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और आपका दिल जैसे बंद सा हो जाता है। शुरू में जब ये शो करना शुरू किया और जब नई नई चीज़ें सामने आई, नई नई किस्से कहानियाँ सामने आई, तो आंसू ही नहीं रुकते थे, टपकते रहते थे, कितना भी हिचकियाँ बन जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली उम्र भी बढ़ रही थी, मैच्योरिटी भी आ रही थी, तो फिर नज़र आया कि यार जो आपकी दुनिया है वो एक्चुअली दुनिया नहीं है, वो तो दुनिया का एक छोटा सा मामूली हिस्सा है। दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है। जैसे जैसे आप अपने एक आपको जिस तरह मेंढक को बंद किया होता है कूजे में, उसी तरह हमें भी हमारे माँ बाप ने इसी तरह बंद किया होता है कि हम छाँव में रहें, हमें बाहर के थपेड़े ना, दुनिया में धूप के थपेड़े ना पड़ें। और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए चाहता है कि उसको शेल्टर में पाल के ना, मतलब बहुत अपने मोहब्बत और लाड और सारी जो तकलीफ़ें दुख उन्होंने खुद झेले हैं, उससे अपनी औलाद को दूर रखें। तो आपके माँ बाप भी ऐसे ही करते होंगे और बहुत सारी ख़वातीन जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, उनको भी नहीं पता कि दुनिया के रुख और दुनिया की तकलीफ़ और दुख क्या क्या है। उनको लगता है बस उनकी तकलीफ़, उनके मियाँ ने उनको ज़ोर से कुछ कह दिया या सास ने कोई ताना मार दिया या नंद कोई जुमला मार के चली गई, तो उनको लगता है यही उनकी तकलीफ़ है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में ये तो कोई तकलीफ़ है ही नहीं, ये तो एक आम रूटीन है। और अगर ये भी ना हो तो आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? हमेशा अच्छा तो नहीं हो सकता ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मगर जब मैंने ये उतार चढ़ाव देखे कि उफ, कि अगर एक वक्त का खाना भी लोग पेट भर के खा लेते तो उनके लिए ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तो फिर मुझे बहुत सारी हकीकतें मालूम हुई जिनसे मुझे मेरे माँ बाप ने महरूम रखा। हाँ, मुझे बहुत कोशिश की उन्होंने मज़दूर बेटी बनाने की, मेहनत करने की। अच्छा जी, बस में सफ़र करो, हाँ जी, फ़लाना पढ़ना है, फ़लाना ये करना है, छोटी सी उम्र में नौकरी करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन वो मेरी सिर्फ़ एक प्रैक्टिस थी, वो मेरी ज़रूरत नहीं थी। मगर जब मैं यहाँ आई और मैंने वाकई ख़ुद भी हकीकतें जानी और आपको भी बताई, तो आप भी हैरान रह गए कि यार ये सच्चाई है या कोई कहानी है। जो कहानियाँ भी आप ड्रामों में और फिल्मों में देखते हैं वो भी सच्चाई से ही उठाई गई होती हैं, उनको फिक्शिस नहीं बनाया गया। वो दुनिया के जो राइटर्स होते हैं उन्होंने लिखी होती कहानियाँ दुनिया की मुसीबतों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो हो रहा होता है उसको कलमबंद किया होता है। तो आज मैं आपको भी कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी और आप कहेंगे कि इस क्वारंटीन में देखो ना हमारा क्या हाल हो गया है, ये है हमारे साथ, वो है। ये क्वारंटीन तो हमारी आंखें खोलने के लिए हुआ है। ये जो बीमारी है एक तरह से हमारी आंखें खुली हैं इससे। जो चीज़ें अब दुनिया में आपको नज़र आ रही हैं, ये ना जाने कितने मुल्कों के साथ हो रही थी, कितने लोग इसी तरह भूखे पहले भी मर रहे थे, कितने लोग गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को मार के खुद मर रहे थे। आती है ना कभी एक दो ख़बरें आपको अखबार में सुनने को मिली तो आपने सुन लिया, ओह अच्छा बड़ा जुल्म हो गया। ऐसी न जाने गली कूचों में, मोहल्लों में कितनी बातें होती हैं जो आप तक पहुंचती भी नहीं। तो आइए
मैं आपको एक दुनिया का अलग रूप, अलग रुख दिखाऊं, ताकि आपके अंदर जो शुक्रगुजारी का एलिमेंट कभी कभार ख़त्म हो जाता है ना, वो दोबारा से पैदा हो जाए। जब आप दुनिया के गम देखते हैं तो आपको अपना गम बहुत छोटा लगता है और आपको लगता है कि यार मैं मतलब आई एम ब्लेस्ड, अल्लाह ताला ने तो मुझ पर बहुत करम नवाजी की हुई है। और फिर आप रोते हैं खुदा के लिए सजदे में जाकर आप रोते हैं कि अल्लाह ताला तूने मुझे इतना नवाजा है और मैं कितना महरूम रहा तेरी इबादत से, मैं कितना महरूम रहा तेरी शुक्रगुजारी से। क्योंकि जब आप दुनिया के दूसरे लोगों को देखते हैं, जैसे आप आज प्रोग्राम देखेंगे, आई कैन बेट, मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि आज आप रोएंगे सजदे में जाकर। एक छोटा सा वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। जब आपके भाई और बाप होते हैं, मैं तो माँ का नाम भी लूँगी क्योंकि बहुत सारे घरों में चाहे वो जिस भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, भाई और बाप की ज़िम्मेदारी माँ भी निभा रही होती है। तो माँ का हाथ, भाई बाप का हाथ तरबियत में भी होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि एक सायादार दरख्त कहा जाता है बाप को ख़ास तौर पे, और फिर उसके बाद भाई को, माँ को, मतलब उनका नंबर आता है। लेकिन अगर बाप आपका ऐसा होता है जो आपको पढ़ाने लिखाने में, आपकी खुशियों में और आपके ऊपर कोई भी एक आँच ना आने दे, अगर बाप खुशकिस्मती से ऐसा होता है तो आप बहुत लकी बेटी होती, क्योंकि आप हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मगर अगर बाप ही आपका अपना दुश्मन बन जाए या मैका ससुराल उनके मर्द ही आपके अपने दुश्मन बन जाए तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बड़ा लड़ रहे होते हैं कि नहीं, औरत मर्द बराबर हैं, औरत मर्द बराबर हैं। हर औरत को होती है एक सपोर्ट की ज़रूरत, ज़्यादातर औरतों को, जो वो मर्द की सपोर्ट होती है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो आपके देवर और जेठ हों, आपके ससुर हों। ये आपकी ज़रूरियात वक्त के साथ साथ, आपकी उम्र के साथ साथ चेंज होती रहती है, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है, मर्द को भी औरत की ज़रूरत है और औरत को भी मर्द की ज़रूरत है। ये वाइस वर्सा है, क्योंकि एक दूसरे के बगैर हम कुछ भी नहीं। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक शेल्टर हाउस के साथ कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हकीकतन आपके सामने मैं लेकर आऊँगी और फिर आप कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम पे आपने करम किया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपको ज़िंदगी की हकीकत से आगाह करती हैं, और मैंने तो इन 11 सालों में जितनी कहानियाँ सुनी हैं, देखी हैं अपनी आंखों से, बहुत सारे लोगों को बिखरते हुए देखा है, बहुत सारे बिखरे हुए लोगों को समेटते हुए देखा है, सिमटते हुए देखा है, और मुख्तलिफ़ NGOs के साथ हमने काम किया है। लेकिन एक NGO ऐसी जिनके साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि उनके साथ मिलकर हमने कुछ ऐसे मिशन सेट किए हैं, कुछ ऐसी ज़िंदगियां हमने बनाने की कोशिश की हैं। अल्लाह ताला की तरफ से समझे हमें चुना गया कि हमने उनकी अरमान तो पूरे किए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बनी हैं। और वो शेल्टर होम है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट का शेल्टर हाउस। सारिम भाई यहाँ हमने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारिम भाई, हमारा एक अजीब सा रिलेशन है, देखा जाए तो हमारे शो का और आपके शेल्टर हाउस का। इकट्ठे एक साथ इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, मैं माशाल्लाह से। देखें, इस चैनल पे भी बोलता हूँ, हर चैनल पे बोलता हूँ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा एक पहचान दी ना, वो ARY ने दी और उसके इस मॉर्निंग शो ने दी है। हकीकत है, आज अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन उसके पीछे आप लोगों की पूरी टीम, आपका चैनल शामिल है। मैं तो सिर्फ सारिम भाई यही बोलती हूँ कि सारे मॉर्निंग शोज़ ख़त्म हो गए, लेकिन जिस नेक नियति से हमने और आपने साथ मिलकर काम किया है ना, तो वो ये कहती हूँ कि शायद ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है जो हमें लगी हैं। अल्लाह से तिजारत की हुई थी ना, तो बस शायद वही है जो हमने चला रहा है। कितनी शादियाँ की, कितने क्रिटिसाइज भी हुए हैं, लेकिन आप जब उन लड़कियों के बच्चे देखते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ सेट हुए हुए, जो एक दर बदर लड़कियाँ थी, उनकी ज़िंदगियाँ हम सेट हुए हुए देखते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक दिल को इत्मीनान मिलता है। खुशी होती है। क्रिटिसाइज इस पे नहीं हुआ, क्रिटिसाइज जो शादियों पे हुआ है वो आपको पता है, वो आर्टिस्टों की और की हुई शादियों जो होती थी उसके ऊपर थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कि नहीं हुआ। जहाँ तक दूसरी NGOs वाले लोग तो करते थे ना, वो तो देखें, ऐसी फीलिंग जिसको भी अपना हिसाब किताब नहीं नजर आएगा वो किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकता ना, वो तो फितरती अमल है, मैं समझता हूँ। मैं तो यही अभी लोगों को यही कह रही थी कि लाइक जब तक मैंने ये शो नहीं किया था तो हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे थे। जिस तरह हमारे अम्मा अब्बा ने हमें पाला था नाज़ुन नखरों से, तो हमें पता ही नहीं था दुनिया में होता क्या है भाई।
जब हमारी आंखें खुद खुली, हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें पता चला अल्लाह ये भी होता है, औरत के साथ ये भी हो रहा है। और औरत बेचारी रुल खुल के पहुंचती है कहाँ, पूछते पूछते सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट किधर है, सारिम बर्नी के पास हमें छोड़ दो कोई। कितने लोग आपके पास इस तरह आते हैं। ये सिर्फ यहाँ शो में या शादियाँ जो की उसमें तो नहीं देखा आपने, तो इनसे अकेले बैठ के भी देखा है ना कि किन परेशानियों में लोगों को, मेरे दोस्त यकीन जाने इतने बदल गए, वो ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास आके हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, लोग देखे कि हो क्या रहा है, हम किस तरीके से एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, किस तरीके से हम महसूस भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब उस जगह आकर के बैठते हैं ना मेरे पास, तो बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने भी सच बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल जॉब है वैसे सारिम भाई, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जेन्युइन लोग भी होते हैं लेकिन बहुत ड्रामेबाज भी होते हैं भाई, मिलते रहते जो हैं, आते हैं आपके पास, मिलते उनमें रहते से समझे अगर 80% जेन्युइन केसेस होते होंगे तो 20% होते होंगे कि हाँ भाई एक्टिंग करके शेल्टर में जगह ले लो, कहानी कुछ और निकलती है। यहाँ तो मैं यहाँ तक बताऊँ आपको कि लोग इस हद तक क्या आए कि अपनी माँ का कफन मांगने आए कि मर गई है, पैसे नहीं है कफन के। बाखुदा आपको बता रहा हूँ, रोज़े में बैठा हूँ और माँ भी जिंदा होती है और कोई इशू भी नहीं होता। सिर्फ एक आदत बना ली है कि जानना है, मांगना है, धोखा देना है, किसी भी सूरत जो है ना बस ले करके आओ किसी तरीके। हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको देख के इन लोगों को नहीं छोड़ देना जिन्हें हमारी ज़रूरत है। तो बस इनके अच्छा, पता नहीं आप भी वक्त के साथ साथ बड़े मैच्योर हो गए होंगे अपने इदारे के हवाले से, क्योंकि अभी एक खबर चली थी, अभी हर सेलिब्रिटी हो या दूसरे कोई जिसके पास मतलब लाइक अगर उनके पास वसाइल हैं तो वो राशन बांट रहे हैं, कभी किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से। इस वक्त हालात ही ऐसे हैं कि कोई अपने बैंक नहीं भर रहा, उनको लगी हुई किसी तरह लोगों के पेट भरें, उनको भूखे ना सोने दें। तो एक हमारे पड़ोसी एक्टर हैं मुसलमान, आमिर खान, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी, उन्होंने बड़ी एक अक्लमंदी की चीज़ की जो कि मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। उन्होंने कहा जी ये 2 किलो आटा है, ये अगर जिसको ज़रूरत है आके ले जाए। बहुत सारे से लोग तो वो कहे 2 मतलब रात के 3 बजे उन्होंने आगे 2 किलो आटा रात के 3 बजे कौन जाए लेने, छोड़ो। जो बहुत ज़रूरतमंद जेन्युइनली होगा ना वो कहेगा भाई मिल रहा है आटा, जाओ ले लो। तो जेन्युइन लोग वहाँ गए, जब आटा खोला गया तो उस बोरी में 15,000 इंडियन रुपीस थे। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन लोगों को पैसे मिले उस वक्त। यहाँ पे भी ऐसे बहुत लोग हैं, कितने इदारे हैं, आप लोग भी राशन दे रहे हैं और बहुत सारे NGOs राशन दे रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है। वो भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे ही है, वो लाइन लगा के खड़े में। निदा बहन एक चीज़, जैसे अब ये फैमिली अभी आप बताएंगे जब तो समझ में आएगा कि असल जो अल्लाह ने जो चीज़ें हमें सिखाई है ना पड़ोसी के लिए जी, अगर अपनी जगह पे अपने महल्ले में एक पड़ोसी हक अदा कर रहा है ना तो यकीन जाने वो उधर तबाही नहीं आएगी कि किसी भी किस्म की। कहते हैं ना जब आपने जब किसी को देना है तो आप अपने जानने वालों को दो, जो आपको पता हो, रिश्तेदार को, पड़ोसी, आपके हेल्पर्स, आपको पता है कि इनकी कहानी जेन्युइन है, बिल्कुल आप धोखा नहीं खाएं। लेकिन हमने बड़ा एक अजीब सा कुछ रवाज भी बना दिया है कि पता नहीं ऐसे अंदाज हमने NGOs के वाले से कह रहा हूँ, ऐसे अंदाज अपना लिए हैं कि बस भिखारी बनाते चले जाओ लोगों को, उसी में भला है। मैं इसके ज़रा सा खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अब ये बहन है, ये मैं तो इन बच्चों को किसी को भी नहीं जानता, ये लेके आई है, ये कौन है, ये एक पड़ोसी है जो एक अपनी कोई वो नहीं है, मिल ऑनर नहीं है, एक नॉर्मल एक जिंदगी जो सफ़ेद पोश जिसे कहते हैं, ये लोग होंगे उनकी बराबर ही रहती है, थोड़ी सी अपग्रेड है उससे के। बिल्कुल। तो सोबिया हमारे साथ हैं और ये जितने आप लोग यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, ये सब इनके बहन भाई हैं। ये सोबिया है, सोबिया शायद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सोबिया? आपका शुक्रिया कि आप आई हैं यहाँ। हर कोई अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ इस तरह बयान नहीं करता, लेकिन हमने कहा कि चलिए इससे शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सोबिया को लेकर आई हैं क्योंकि हो सकता है सोबिया खुद हिम्मत नहीं करती हैं आने की। सोबिया को, आपका नाम हुमैरा है? शाहिदा सॉरी, शाहिदा इनकी पड़ोसी हैं। शाहिदा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कब से जानती हैं सोबिया की पूरी फैमिली को? मैं एज ए प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल है आपका स्कूल की? बेटा ये बात शहरी खान चौक पे मेरा स्कूल है, अलग पब्लिक स्कूल है। आपका अपना स्कूल है? मेरा अपना स्कूल है और एज ए ओनर भी हूँ, एज ए प्रिंसिपल भी हूँ। ये बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। अच्छा। तो एक दिन मैंने इनको रोते हुए देखा कि बच्चे आप क्यों रो रहे हैं? हाँ। तो इनके पास पॉकेट मनी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने इनसे फिर इनकी फुफ्फो से पूछा तो उन्होंने कहा फुफ्फो उधर स्कूल में होती? उनका भी बेटा यानी हमारे स्कूल में पढ़ता है। तो वो फीस जमा करवाने आई थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका बाप भी इंतकाल कर गया, इसकी माँ भी। ओहो। तो तभी कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 7-8 माह की बात है। अच्छा।
अच्छा। तो फिर ना मैंने इनका राशन वहाँ से उर्दू बाज़ार गुहर पब्लिशर तैयब साहब से मंजूर करवाया। अच्छा, अच्छा। 4 ऐसी बेवा औरतें हैं जिनका वहीं से राशन आता है। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैडम आप खुद जाके सर्वे करें कि वाकई ये मुस्तक है। जेन्युइन है या नहीं? जब मैं गई इनकी कहानी सुनी तो मुझे भी दुख हुआ, मोहल्ले वालों ने भी क्या कहा। है सोबिया, आपके साथ क्या हुआ? अम्मी अब्बू का इंतकाल कब हुआ? अम्मी अब्बू का इंतकाल अम्मी का 4 साल पहले हुआ था और अच्छा। अब्बू को 3 साल हुए इंतकाल हुए। अच्छा, जी तो सोबिया आप तो छोटी सी हैं एक, हाँ? जी। उस वक्त जब अब्बू का अम्मी का इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र 18-19 साल होगी। मेरी 20 साल थी उस टाइम। तो वो कभी घर से निकली थी, कभी काम किया था? नहीं मैं घर से कभी नहीं निकली थी। कॉलेज अम्मी अब्बू यूनिवर्सिटी भी नहीं गई? नहीं स्कूल भी नहीं जा पाई? स्कूल मैंने 7 तक पढ़ा, उससे अच्छा। आगे मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा, जी। तो अम्मी अब्बू का इंतकाल ऐसे कैसे हो गया? कोई एक्सीडेंट हुआ या कैसे? नहीं, अम्मी को कैंसर हो गया था और अब्बू को काला पीलिया। ओहो हो। और उस वक्त आपका जो सबसे छोटा ये है ये भाई, सबसे छोटा है जी। ये कितने साल का था? ये 2 साल का होगा, था। बिल्कुल छोटा सा होगा। जी 2 साल का था ये। और ये इससे बड़ा है? नहीं वो बड़ा है सबसे। नहीं, ये आपका बच्चा है? नहीं इनका नहीं मेरा भाई इससे ये दूसरे है, उससे नंबर वो पे। बड़ा है। सबसे बड़ा बेटा ये है? जी आपके बाद एक ये बेटी है, फिर मैं बहन हूँ इनकी। हाँ, आपके बाद एक ये बेटी है, मतलब आपकी बहन जी दूसरी नंबर की, फिर ये बेटे हैं, मतलब आपके अम्मी अब्बू के बेटे, ये सब। तो आपने क्या किया, कैसे सरवाइव किया, कैसे गुजारा किया जब अम्मी अब्बू का इंतकाल, आप कभी घर से निकली नहीं हो, कुछ अब्बू ने छोड़ी थी जायदाद पैसे कुछ, कैसे खाना पीना करते हो, कौन क्या करते? हमारे मोहल्ले वाले हमारी मदद करते हैं। अच्छा, जी जैसे राशन डालते हैं वो या क्या? जी हर महीने में राशन हमें देते हैं। हर तो महीने क्या में आपके मोहल्ले वाले अलग पैसे जमा करते हैं या कोई एक घराना राशन दे देता है, एक घराना स्कूल की फीस दे देता है, ऐसा है? नहीं हर महीने में मतलब जमा करके देते हैं। अच्छा, सबसे पूरे मोहल्ले वाले जमा जी। करते हैं। और कौन से इलाके में आप रहती हैं? हम बिटायाबाद में रहते हैं। वहाँ तो इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग वही भी ना, नहीं। तो इसलिए में जाती है। अच्छा। वो भी यानी कि टेलर है, कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं है। हाँ। पर बहुत अच्छे लोग हैं, सिंसियर लोग हैं नहीं, कि दिल के आपस में अच्छे। मिल के। लोग अच्छे हैं। जब इनकी माँ इंतकाल हो गई उसके बाद ये बच्ची रोई नहीं है। कैंसर की मरीज थी, उसके बाद 3 साल के बाद फिर अब्बू फौत हो गया, तो इसके दिमाग में रसोलियाँ हो गई थी। इसके? ये रोती नहीं थी, सिर्फ सोबिया देखती थी। के? हाँ, तो मोहल्ले वालों ने चंदा जमा करके इसके दिमाग का ऑपरेशन करवाया मेमन हॉस्पिटल में। तो फिर जब ऑपरेशन हुआ है तो इनका जो है चेहरे पे फालिज हुआ है, जिसकी यानी कि बात करती है तो वो चेहरा थोड़ा मुड़ जाता है। अभी भी है? अभी भी है। तो अच्छा। यानी कि अभी भी इनके मोहल्ले वाले इनके जो है ना ख्याल कर रहे हैं, क्या खाने ऐसे? पीने के हवाले ये से। दुनिया चली ऐसे लोगों की वजह से रही है बिल्कुल सारे ऐसे भाई। चल रही है। देखिए, मतलब वो गरीब एक मोहल्ला है, बहुत अमीर मोहल्ला नहीं है। और सब पैसे जमा करके इंशाल्लाह आज देखें निदा बहन, इनके आने और लाने का सिर्फ मकसद ही था। ये तो इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है, कोई सपोर्ट करे ना करे, हम इनके साथ अब खड़े हैं जब तक इनकी जिंदगी अपनी जगहों पर क्योंकि नहीं आती। कब तक करेंगे ना मोहल्ले वाले? हाँ। कितने सालों से सोबिया तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं मोहल्ले वाले? हमारे 5 साल हो गए। अरे वाह, बच्चे ये हमारे बहन भाई सब स्कूल भी जाते हैं? जी इन्हीं के आपके पास स्कूल पढ़ते जाते हैं। हैं? तो आपने फीस वगैरह कम की या मैंने क्या? सब कुछ फीस वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, इनको यूनिफॉर्म शूज़ बुक्स वगैरह सब कुछ दे दिया। अरे अल्लाह, कितनी साफ इससे शिफा ज़्यादा के मज़े लिए। की बात बताऊं आपको, मैं भी इन बहन को नहीं जानता था। इन्होंने पहले फ़ोन किया, राशन बोले, फिर एक बार फ़ोन किया, फिर दूसरी बार या तीसरी बार मुझसे पूछा सर वो कोई है? तो इस वक्त मैंने बोला यार वो अगर स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर हैं उनसे बेहतर तो कोई लोगों को जानता ही नहीं होगा। अगर वो कह रही है किसी को तो वो 2 कहें, 10 कहें, 20 कहें, उनको 2 बिन पूछे, क्योंकि वो सही जगह पे राशन जा रहा होगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने इस फैमिली का बताया, तो हमने बोला अच्छा है कि इनको भी लाएं, हम इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये अच्छी ज़िंदगी पे आए बच्चे। क्योंकि पता है जैसे आपके माशाल्लाह 3 भाई हैं, ये पढ़ लिख जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाहिर है उनकी वो नौकरियां नहीं मिलेंगी जो पढ़े लिखे बंदे को मिल सकती हैं। ये पढ़ ले, आपके बहुत बड़ापन है कि इनको आप पढ़ा काफ़ी रही हैं। बच्चे, मेरे पास 30-35 बच्चे हैं जो यतीम तो हैं। आपके स्कूल का खर्चा कैसे चलता है फिर? जब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हेल्प करने आते हैं लोग? 700 फीस लेते हैं, कई 1000 अच्छा, लेते हैं, जो अच्छा। यानी कि मैयार के मुताबिक पेरेंट्स होते हैं जी, जो जी, जी। अफोर्डेबल कर सकते हैं। जी। कहीं हम इनको यूनिफॉर्म फ्री देते हैं, जो भी है यानी कि ईद का इनका खर्चा मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है जो होता है। लेकिन बस वही है ना कि माँ बाप नहीं होते तो एक खलिश रहती है पूरी ज़िंदगी। एक तो छोटा सा 2 साल का बच्चा नहीं, मैं छोटे खुद घर- घरों में जाती हूँ, जो बेवा अच्छा। औरतें हैं ना, आप चेक करती हैं हाँ, जाके? मेरे यहाँ मदरसा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा। शुक्र है। नाबीना औरत है जो दोपहर को मदरसा पढ़ाती है मेरे अच्छा। स्कूल में। पर मैं ऐसे लोगों के पास जाती हूँ अच्छा, आप तो- और खुद इनसे इंटरव्यू लेता है, जो हस्बे तौफीक होता है
मैं इनकी मदद करती हूँ। मदद करती है। सोबिया, तो मुझे बताओ कि अम्मी अब्बू के बगैर बहन भाइयों को पालना कितना मुश्किल रहा तुम्हारे लिए ज़िंदगी? जी बहुत मुश्किल रहा। परेशान रहती थी हमेशा? जी मैं हमेशा परेशान रहती थी इन भाइयों के लिए। हाँ, जी घर के काम वगैरह आप कर संभालती हो बेटा सारे? कि जब बहन की तबीयत ख़राब तो भाइयों को खाना देना, रोटी बना के देना सब आप करती थी? जी मैं करती थी। हाँ, फिर तो बहुत बचा बचा के ना, बच्चियों को तो नहीं आता संभाल संभाल के दालें खर्च करना, तेल बचा बचा के चलना। कैसे आपको, कहाँ से सीखा आपने? आप अम्मी अब्बू के इंतकाल के वक्त तो छोटी होगी आप, बस आ गया था हमें। खुद ही सर पे पड़ती है तो आ जाता है ना। अभी मैं वही हैरान हो रही हूँ कि बच्चों का बगैर माँ बाप के घर में अकेले रहना। इन बच्चियों ने दाल और तेल ही नहीं बचाया होगा, अपने आप को भी बचाया होगा। आप जानती है इस माशरे को। हाँ बिल्कुल, आप और सही कह रहे हैं। ऐसी बच्चियां जिसके सर पे हाथ रखने वाला कोई ना हो, लोग कैसे उनको खा जाते अरे हैं। ये यार। भी शुक्र है कि महफूज हैं, हाँ। किसी ऐसे भी उलझन में नहीं फंसे ये ये। अल्लाह का करम है इन लोगों के ऊपर। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जैसे बहन कह रही थी, अच्छा लगा, अच्छे लोग सारे में हैं। क्या कर सकते हैं इनके लिए लोग? लेकिन लोग क्या हेल्प कर इनको सकते हैं? मंथली हेल्प चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो क्या कमाएगा, मतलब कोई ये इनका क्या मंथली कमाएगा। इनके किराए का वो बांध दे। इनका नहीं, किराए का घर अपना है? ये अपना भी है, एक अपना घर। अच्छी बात हुई है कि जो छोटा मोटा होता है वो अपने ही घर अपना है, है। टूटा फूटा। अच्छा, इनका कोई राशन बांध दे महीने का? राशन है, कि बच्चों के इनके कहे अखराजात बगैर हैं, कपड़े एक्स्ट्रा जो हैं। पॉकेट मनी है, हाँ। एक्सपेंसिव होते हैं, बीमारी हो गई और जैसे, हाँ। बहुत सारे अखराजात होते देखिए हैं। ना, एक बहन अगर अच्छा काम कर रही है तो हाँ। हम जहाँ उसको यूं भी सपोर्ट कर सकते हैं कि कम से कम इनकी फीस तो हम इनको दें, ठीक है ना। वो अगर औरों को ये सपोर्ट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी। तो अब ये सारी चीज़ें लेकर के चलनी बच्चों है। की फीस कोई एक बर्दाश्त कर ले शख्स। लोग ढूंढ रहे होते हैं जेन्युइनली। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर भी बैठे हैं, वो बाकायदा ढूंढ रहे होते हैं कि कोई जेन्युइन ऐसी फैमिली मिल जाए जिसको हम महीने के तौर पे सपोर्ट कर सकें। ये 100% जेन्युइन फैमिली तो है। ये मैं आपको यही इल्तिजा करना चाहूँगी। आपने देखा सोबिया हैं, अपने बहन भाइयों को इस तरह पाल रही हैं, और अल्लाह करेगा इनकी तबीयत ठीक हो तो इनकी भी शादी हो, उनकी दूसरी बहन की भी शादी हो। ऑब्वियसली फिर भाई थोड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि ये लोग अपना खुद करेंगे। मैं यही कह रहा था, देखिए अभी माशाल्लाह 24 साल की हो गई बेटा, जी 24 साल ठीक है ना। अब इसका अब शादी होनी चाहिए इसकी, लेकिन कैसे होनी चाहिए, कैसे करेंगे, जिसको खाने के लिए प्रॉब्लम हो शादी कैसे करेगा। तो एक चीज़ नहीं होती, फिर कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सिर्फ अभी भी मामला हल नहीं होगा कि कोई क्या जी मंथली मैं तो राशन हम कहती हूँ डलवा बहुत देंगे। सारे ऐसे हैं ये लड़के जो अकेले हैं, उनका कोई भी नहीं रहा है, माँ बाप बहन भाई कोई नहीं, वो अकेले हैं, कमाते हैं खाते हैं, घर आके सो जाते हैं। वो उनको तो एक पूरी फैमिली मिल जाएगी। तो अगर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है, वो सोबिया अगर अच्छा शरीफ बंदा है, वो आपसे मिलकर सोबिया का बिल्कुल है, बिल्कुल। हाथ मांग सकता है। असल चीज़ देखें यही है, और वो भी एक बाप की सूरत में आए इनके लिए कि उसके तो शौहर होगा, बाकियों को बाप बन करके रहे, जी, ताकि जी। इनको ज़रूरत है। हम कितना टाइम देंगे, जी। ठीक है ना। हमारे भी तो महदूद वसाइल, महदूद टाइम होता है। आपके पास और भी कितने सारे लोग हैं, सबके दुख और बहुत सारों सब को चीज़ें देखना देखने होता हैं। तो अगर यहाँ ये शो आज इसीलिए किया गया कि अगर आप इस फैमिली को देख रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से वो थोड़े से पैसे जो आप रेस्टोरेंट में ख़र्च करते हैं, एक दो दिन जाके आपके यूँ खर्च हो जाते हैं, वो इनके पूरे महीने की ज़िंदगी बांध आसान सकता है, एक महीना आसान बना सकता है। तो महीना बांध दें, इनका घर खुद जाके देख लें, जो भी चाहे इस पार्टिसिपेशन में शामिल होना कि जी हम इनकी ज़िम्मेदारी हम उठा लें। ना माँ है ना बाप है और कोई कमाने वाला नहीं। वो एक लड़की जो कभी ज़िंदगी में घर से पढ़ने तक के लिए नहीं निकली है, 7वीं जमात तक पढ़ी हुई हैं, तो वो उनके लिए मुश्किल है। और ऑब्वियसली अपनी इज़्ज़त बचा लें बच्चियाँ आजकल, वही बहुत बड़ी चीज़ है एक 4 दीवारी में रहकर। आपका शुक्रिया यहाँ कि आप इस फैमिली को लेकर आई। और एक कॉल मैं लेना चाहूँगी। जी कौन है हमारे साथ? ज़मरुद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा वालेकुम। जी ज़मरुद, आप मुझे सुन सकती हैं? अच्छा वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, अनिता यासिर बात कर रही जी मैं अनिता यासिर ही बात कर रही हूँ। आप क्या मैं करेंगे? जमूरत बात कर रही हूँ जी। मुल्तान से ना। जी तो मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ बिल्कुल कि कहिए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे हेल्पलेस हुई और मेरे किसने हेल्प की। जी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई 2 साल पहले, जी। मैं स्कूल टीचर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को जो है खुद प्रोटेक्ट करती थी। कितने बच्चे हैं आपके ज़मरुद? मेरे 4 बच्चे, एक बेटा है, 3 बेटी हैं। जी, एक जी। बेटी किड्स कॉलेज में पढ़ रही है।
माशाल्लाह जी। और बेटियां तो कुरान पाक की कर रही हैं और बेटा छोटा है मेरा भी 10 साल का हो। जी बोले ज़मरुद, मैं सुन रही हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। उसके बाद जो है जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो सब छोड़ गए, इवन के रिश्तेदार करीबी सारे रिश्तेदार लोग। जो है मेरे सब करीबी हाँ। जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो सब छोड़ के चले गए ना। इवन के मुझे कोई आशा नहीं था, जो मेरी प्रॉपर्टी थी मेरे हस्बैंड की तरफ से वो सब मेरे उससे ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया। ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया। बिल्कुल हेल्पलेस हो गई कि मैं कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूँ, मैं कैसे अपना असल में उन सबका ये था कि हमें इन पे ना कब्जा करना, इन्हें जो है अपना मुलाजिम बनाना और जैसे चाहे इनके साथ करें। हाँ। लेकिन उसके बाद डॉक्टर तहसीन साहब हैं मुल्तान में बिस्तर में जी। बहुत अच्छे सपोर्टिव बंदे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस तरह के, बाकी आप कर सकती हैं, अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करें और ये जगह छोड़ दें। अगर नसीब में आपके प्रॉपर्टी होगी तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलनी होगी तो आपको यहाँ से रह कर नहीं मिलेगी। जी। फिर मैंने शहर छोड़ दिया, मैं मुल्तान शिफ्ट हो गई बच्चों को लेकर। तो आपने खुद किस तरह वो नेक बंदे मेरी हेल्प करते रहे कि आज शुक्र है मैं जाके अपनी प्रॉपर्टी के लिए इस तरह जो है लड़ रही हूँ कोर्ट में, वरना शायद ये सब खत्म हो जाता। लेकिन आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल है। हमारी दुनिया एक्चुअली हमारी दुनिया चल ही ऐसे लोगों की वजह से रही है और आपके अपने अंदर होती चीज़, फॉर एग्जांपल सोबिया के अंदर ये जो एक कॉन्फिडेंस है कि वो यहाँ टीवी पे आके बैठी है, बच्चियों के अंदर नहीं होता कॉन्फिडेंस, ख़ास तौर पे जब उनके माँ बाप छोटी उम्र में गुजर जाते हैं। तो शायद इनकी वजह से सपोर्ट मिली सोबिया को, तो वो यहाँ तक आकर टीवी पे बैठकर अपनी कहानी शेयर करना चाह रही हैं। तो मैं बच्चियों को ये बताना चाहूँगी कि आपके अंदर एक ऐसा, आपके अंदर खुद अपना एक चौकीदार होता है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको ये कहता है कि आप कर सकती हैं। सोबिया अपने बहन भाइयों के लिए खड़ी हुई, उनको सपोर्ट किया इन्होंने। यहाँ सारिम भाई ने अब जिम्मेदारी ली है और यहाँ मैं आपसे ये एक जिम्मेदारी मांग रही हूँ कि आप इनका महीना बांध सकते हैं, इन बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, इन बच्चों के को राशन फराम कर सकते हैं, महीने के वो पैसे दे सकते हैं, किराए की इनको ज़रूरत नहीं। लेकिन इनको अगर 2-3 लोग मिलकर जिम्मेदारी उठा लें कि महीने में भाई बैंक में इतनी रकम आ जाएगी, तो इन लोगों की, तो इतने सारे लोगों की 1, 2, 3, 4, 5 अफराद की ज़िंदगियां बना देंगे वो। एक छोटा सा वक्फा लेने, वक्फे के बाद हम आपको और भी दुनिया की हकीकतों से वाबस्ता कराएंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था कि जब आप शो देखते जाएंगे तो आपको एक से एक चीज़ें पता चलती जाएंगी। अभी आपने सोबिया की कहानी सुनी है, मेरे पास बैठी हैं अलिशबा। इनकी कहानी तो अगर आप सुनेंगे तो आई डोंट नो कि आपको यकीन आएगा कि नहीं, मगर ये हकीकत है, ऐसा होता है। अलिशबा मेरे सामने यहाँ बैठी हैं और मुझे इनके बारे में जो बताया गया है, मैं मतलब मैं सुन के मेरा अजीब दिमाग हो गया कि अल्लाह मियाँ, क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी दुनिया में होता है। सारिम भाई बताएं ज़रा अलिशबा के बारे में, फिर मैं इनसे भी पूछती हूँ। अलिशबा इनमें बड़ी है, ये सब अलिशबा के बहन भाई हैं, 3 और मैं भी बहनें हैं। यही देख रहा हूँ, देखे ऐसे बैठी जैसे माँ की गोद में बैठे होते हैं छोटी ना। अलिशबा खुद भी बहुत छोटी है, खुद भी छोटी 16 है, साल की हैं ये। लेकिन अल्लाह ने कुछ कुदरती तौर पे बच्चियों में चीज़ डाली भी होती है। मैंने देखा है कि वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वो भाई बहनों में बड़े हैं तो वो खुद ब खुद जो है ना माँ का वो एक रूप माँ का डाल रूप लेते हैं। इख्तियार कर लेती है। जो बड़ी बहनें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है छोटे बच्चों को वो माँ की तरह ही माँ की तरह पालती है। बस ये बेचारी अच्छी बच्ची है, भाई है नशा वशा करता है, इसके साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी की, उससे कहाँ जाती, किसको बताती, किससे हेल्प लेती, तो फिर इसको घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मैं एक और बहुत अहम बात, सब सोच रहे होंगे भाई अम्मा अब्बा किधर हैं, तो इनकी जो अम्मी हैं उनको इनके अब्बू ने मार डाला और वो खुद जेल चले गए। आई डोंट नो, वो कहानी में मैं जाना नहीं चाह रही क्यों मारा, किस लिए मारा। बहरहाल इनकी अम्मा का इंतकाल हो गया और अब्बा जेल में। तो जब बच्चे माँ बाप को ही तो देखते हैं, जब उन्होंने अपने बाप को ये करते हुए देखा तो भाई भी, इनके 3 भाई हैं और इन बच्चियों के अलावा इनकी बहनें, और ये सेफ़ नहीं हैं घर पर एज़ औरत, एज़ लड़की, एज़ फीमेल। ये अपने भाई के हवाले से सेफ़ नहीं, जबकि हम लोग कहते हैं हमारा भाई है तो हम एक शेल्टर में हैं, एक सपोर्ट है,
हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, भाई बाप बेटा, ये एक औरत को एक शेल्टर देने का काम करते हैं। ये जो है ना, किसी को मिली थी, उन्होंने हम तक पहुंचाया था, मतलब किसी ये साहब को, जब घर से निकली है, कोई बेटा एम नहीं अलिस्ता, था। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कितना अरसा हुआ घर से निकले हुए? मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं। हिम्मत कैसे की अलिस्बा कि बच्चियों को सबको लिया, छोटी छोटी हैं ये सब, घर से निकलने की हिम्मत कैसे की बेटा आपने? डर नहीं लगा कि कहाँ जाऊंगी? जब इतना सब कुछ हो जाता ना, फिर डर नहीं लगता किसी चीज़ से। फिर खुद बंदा बहादुर बन जाता। बनना पड़ता है बाद में। इन तीनों में सबसे बड़ी बच्ची कौन है? ये जी, अरीबा बड़ी है। अरीबा है, फिर उसके बाद वो छोटी है, जी और ये सबसे छोटी। जी। तो अम्मी को आपके सामने ही अब्बू ने मारा था? नहीं, यानी आप लोग सो के उठे तो आपको पता चला कि अम्मी? नहीं, हम लोग तो उठे हुए थे, हम लोग नीचे थे और मम्मा तो ऊपर छत पे थी, पापा भी नीचे थे हमारे। हाँ। तो कोर्ट में जब केस चला था, कोर्ट में ये कहा गया था कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। अच्छा, और लेकिन आप लोगों को पता था कि अब्बू नहीं मारा है? नहीं, आपको नहीं पता? हम लोगों को ये बात नहीं पता। अच्छा, कोर्ट में ये कहा गया कि अम्मी ने खुदकुशी की है, जी। तो फिर वो अब्बू पे कैसे इल्ज़ाम आया? तो अब्बू को पकड़ के? अब्बू के ऊपर हमारे मामू ने इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा, जी। तो वो अम्मी को मारते पीटते थे वैसे आपके सामने पहले? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता था, लड़ाई तो मारते वगैरह थे। अच्छा, तो उस वक्त जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो अम्मी छत पे थी और आप लोग नीचे थे, अब्बू के साथ ही? हाँ, अब्बू तो नीचे थे, अब्बू अपने कमरे में लेटे हुए थे। तो आप लोगों से पूछा कोर्ट में कि हाँ, हम लोगों से पूछा, बयान भी हुआ था हमारा। हाँ, तो आप लोगों ने बताया कि अब्बू तो हमारे साथ थे? जी, हम लोगों ने बताया था। उसके बाद तो फिर पापा को रिलीफ भी मिल चुकी थी। हाँ। तो फिर हमारे मामू ने ना कोई और केस हमारे पापा के ऊपर डाला, तो वो कहते हैं मैं तुम लोगों के पापा को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो पापा के जाने के बाद भाई ने मिसबिहेव करना शुरू किया आपसे? जी। उनके होते हुए ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। उनके अब्बा के होते हुए आप थोड़े सेफ थे? जी। तो जब 8 महीने हुए आप घर से बहनों को लेके निकल गई, जी। और जो भाई हैं दूसरे, और 2 मतलब 3 भाई हैं आपके, और एक तो 4 भाई हैं मेरे। 4 भाई हैं? जी। एक सबसे बड़ा है आपसे जो है, और 3 मुझसे छोटे हैं। तो वो चारों भाई एक जैसे हैं, सबकी ग्रुप नहीं, बना हुआ नहीं। है? तो सिर्फ वही बड़ा वाला भाई है, बाकी तो मेरे भाई छोटे हैं। और वो तो वो इसमें आपके नहीं है। सपोर्ट के लिए दूसरे 3 भाई नहीं थे? तो वो छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं, तीनों हाँ। बहुत छोटे हैं वो। तो इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे? जी। तो आपने अपनी बहनों को लिया, भाइयों को बताया था कि मैं इनको लेके जा रही हूँ, या नहीं। उनसे भी छुप के निकली थी? मेरा बड़ा वाला भाई सोया हुआ था जब मैं आई थी, निकली हाँ। थी घर से। और जो दूसरे 2 भाई हैं वो स्कूल जा रहे थे उस टाइम। दूसरे जो 2 भाई स्कूल जा रहे थे, उनको स्कूल भेज के, जी। और आप इनको लेकर कहाँ गई थी फिर आप? मैं इनको लेके हॉस्टल के लिए निकली थी। तो हॉस्टल? जी। अच्छा। तो हॉस्टल का मुझे पता नहीं चला, फिर मुझे ना आमना एम्बुलेंस वालों ने ना सारे बने ट्रस्ट के ऑफिस में ले आए थे। अच्छा, फिर मैं वहाँ से यहाँ पर आई थी। तो आप काफ़ी महीनों से फिर इधर ही रह रही हो? जी। तो ये सेफ है यहाँ से? इनके भाई ने चक्कर तो नहीं लगाया आपकी बड़े तरफ? मज़े का काम किया उसने तो। वैसे तो वो नशेई है, तो उल्टी हरकतें कर रहा है, लेकिन इतनी अकल उसको थी कि अब मैं क्या करूं अपने आप को बचाने के लिए। इत्तेफाक से कोई 12 बजे का टाइम था दिन का, एक जिस दिन आई उसके अगले दिन, तो ARY पे ये खबर चल रही थी ना कि 4 बच्चे फलां जगह से अगवा हो गए। मुझे एकदम क्लिक किया, मैं बोला कि कल बच्चे आए हैं, रब्ता कर। मैंने SSP साहब से रब्ता किया, तो मैं उनके पास लेके गया, मैंने बिठाया, बोला ये बच्चे मेरे पास आए, इस तरीके से बयान लिया। फिर उन्होंने उसको बुलाया, फिर उसको जो अंदाज़ होता है उनका, उनसे चित्र वित्र लगा के पूछा? बस फिर उसको समझा दिया अच्छी तरीके से। तो फिर वो चाचा को या किसको, चाचा को लाया था ना, फिर आपको लेने के लिए लेके आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आपने कहा मैं नहीं जाऊँ? जी। आप कुछ पढ़ी भी हो? जी, मैंने 8 तक पढ़ा है। तो शुक्र है थोड़ी पढ़ी लिखी, तो थोड़ा शऊर है ना, वरना समझदार बच्चियाँ बच्ची फिर सरेंडर कर देती हैं बच्ची। आप देखें ना कि उसने सिर्फ ये नहीं किया कि वो निकल जाए, उसने छोटी बहनों को भी सेव किया। ये कि इन्हें है भी मैं पढ़ाई। लेकर के निकलूँ। हाँ, जो कहते हैं ना, घर लड़कियों को ना पढ़ाओ क्या फ़ायदा। वो बच्ची जिसके सिर पे ना माँ है ना बाप है अभी, उसने इतनी जिम्मेदारी का फैसला किया कि वो अपनी जितनी भी बहनें थीं, उन्होंने कहा भाई सेफ है मेरे, बहनों को लेकर निकल गई, क्योंकि इस वक्त उसने इज्जत बचानी थी सबकी। तो इन छोटी बच्चियों को भी वो ले। और इससे ये भी एक मैसेज है ना, लोगों को भी पता हो शेल्टरों में आखिर होते क्या हैं और क्यों होते हैं, हाँ। वजूहात क्या हैं। ये वजूहात हैं कि वो कहाँ जाएंगी बच्चियाँ, हाँ। जो खुद महफूज होने के लिए निकले, या उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, तो उनको कौन सी जगह मिलती है? शेल्टरों में फिर आते हैं बेचारे। अब ये रह रही है, अल्लाह करेगा
कोई आगे ऐसा अच्छा बनने का हिसाब किताब, इसकी शादी भी करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। ये फिर अपनी बहनों को लेके जाए या छोड़ के जाए, वो फिर इसकी मर्जी किस तरीके से रखेगी इसको। कौन सी बहन है जो सबसे ज़्यादा तुमसे दिल लगा हुआ है जिसका, जो अम्मी को याद नहीं करती, बस वो समझती है कि तुम ही सब कुछ हो उसके लिए? इनमें से कौन सी बहन है ऐसी? माँ तो ऐसी चीज़ है कि जितना भी बंदा भुला सके भूल नहीं सकता माँ को। कितना अर्सा हुआ है अम्मी के इंतकाल को? 2 साल हो गए। 2 साल हुए। तो ये तो छोटी छोटी और होंगी बिल्कुल, तुमने संभाला इनको? जी। तो जब अब्बू अम्मी के इंतकाल के कितने अरसे बाद जेल गए हैं? 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद अब्बू भी चले गए। जी। तो तुम मतलब लाइक तुम 2 साल से तुम बर्दाश्त करती रही हो भाइयों की बदतमीजियाँ? एक भाई नहीं, की 2 साल से मैं भाई के साथ थोड़ी ना रह रही थी। मैं पहले कोयटा में थी नानों के पास। अच्छा, तुम पहले यहाँ थी ही नहीं? जी, मैं कोयटा, हम लोग तो मम्मा की फौत की ना फ़ौरन बाद कोयटा चले गए थे। सब बहन भाई? सब बहन भाई चले गए तो थे। ये भाई जो बड़ा वाला भाई था ये नहीं गया? ये भी गया था, फिर ये वापस आ गया था क्योंकि कोर्ट का मसला चल रहा था ना। हाँ। पापा की पेशियों पे आना जाना था। तो कोयटा में कौन है तुम्हारा, किसके पास गए? कोयटा में हमारा पूरा ननियाल भी है, ददियाल भी है वहीं पे। अच्छा अच्छा, फिर? तो हम लोग पहले नानी लोगों के साथ थे, तो नानी लोगों ने मिसबिहेव करके डांट डूट के निकाला घर से, तो हम लोग फिर दादू के घर पे चले गए। हाँ। दादू के घर पे हम लोग काफ़ी टाइम रहे। फिर जो है ना दादू अखराजात नहीं उठा सकती थी। हाँ। तो हम लोगों ने कहा दादू हम लोग कुछ टाइम अपने घर जाते हैं फिर वापस आ जाएंगे ना। हम लोग इधर कराची आए, तो कराची में फिर मैं यहाँ पे आ गई। हाँ। भाई से लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर मैं यहाँ पे आ गई। वो मामू शुरू में जज्बात में तो ले गए, बहन मर गई कैसे रहेंगे, फिर उसके बाद जज्बात जैसे जैसे ठंडे पड़े वो बेचारे जो है ना दोबारा मामू ने उधर तो ही आ सिर्फ चैलम तक रखा था। अच्छा, मामू ने चैलम तक रखा और शोर मचा मचा के कहा कि अब्बू ने। जी। तुम्हें है शक कि तुम्हारे अब्बू ने नहीं, किया? बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। तो ये मामू ने अब्बू के साथ जाती क्यों की फिर? मामू तो मेरे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने, मेरी मम्मा ने और पापा ने लव मैरिज की थी, तो कहते हैं मैंने आखिरी टाइम तक नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह। नहीं चले, अब किया नहीं किया वो कोर्ट ने फैसला करना। बात ये फिर इनकी भी तो जिम्मेदारी लेना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी उसको फंसवा दे बस। हाँ ये बच्चियां किधर जाएंगी? हाँ। उस जो दुनिया से चली गई उसकी तुम्हें फिक्र है, जो दुनिया में बच्चियां मौजूद है इसकी कोई फिक्र नहीं है कि किधर जाएंगी है। अब देखे ना, अल्लाह उसका भी भला करे जिसको ये मिली और हम तक पहुंचाया। किसी गलत हाथ नहीं अगर तो बच्ची अब आजकल क्या है फिर? कि सेफ थोड़ी है कोई। और चारों बच्चियां छोटी छोटी, हाँ। फिर क्या क्या होता उसके बाद, फिर क्या मिलता फिर? लेकिन जाहिर बात है, बच्चों को उसने बेच भी- दें, लड़की जात हैं, इधर उधर बेच दें, कुछ उसने कर भी दें सही फिर। स्टेप लिया। जब घर में इज्जत और जान महफूज नहीं हो हाँ। तो घर छोड़ना चाहिए। फिर तो जब इज्जत पे बात आनी थी तो फिर क्या सोचना था फिर? मतलब साहिब निकलना ही भाई निकलना है। ये अकल है ना, इस बात पर बिलीव ही नहीं करती कि आपके भाई, आपके वालिदैन, आपके अपने सगे, जो आप मतलब आप जिनकी गोदों में पलते बढ़ते हैं, हमने तो यही देखा है ना एक नॉर्मल लाइफ क्या होती है। आप अपने ननियाल ददियाल में रहते हैं जाके, आपके भाई आपको ऐसे, अगर बड़े भाई होते तो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं, तो आपके लिए तो एक शेल्टर होता है। नहीं, एक चीज़ है, हाँ। घर वही चला रहा था, रक्षा चलाता था, कमा के लाता था, देता था, लेकिन उसका मकसद ये थोड़ी कि घर ही में आग लगा दो। बस ये थोड़ी सी, या नशे में जा करके करता था या क्या उसको था, अल्लाह बेहतर जानता उसकी मेंटलिटी। लेकिन घर भी वही चलाता था। हाँ। कोई कमाने वाला नहीं था, वही लाता था, वही देता था, बच्चों को स्कूल भी भेज रहा था। जब उसको लगा कि नहीं ये रोटी खाना ही हल नहीं है, भाई शादी कर ले। आजकल इतनी सारी लड़कियां हैं, इनके शेल्टर हाउस में इतनी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इनकी शादियां नहीं हुई भी। ये तो है खुदा की तरफ से, आप निकाह करें, शादी बिल्कुल करें। करें, अच्छी बात है। और उसके लिए कोई वो थोड़ी, अब आप नखरे रख लें उसके लिए, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, तो मुश्किल है शादी। हाँ। और अगर एक अल्लाह की रज़ा के लिए और उसको अपनाने के लिए तो फिर तो कोई इशू नहीं है, एक निकाह ही तो है ना, बिल्कुल। उसमें कौन सा कोई मसला है। हाँ। लेकिन बस क्या कह सकते बेटा हैं तुम अभी। क्या चाहती हो अलिशबा? तुम दुनिया में देखो, हर लड़की का कोई ख्वाब होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी तरह भी हो, लेकिन वो लड़की एक ख्वाब देखती है। अलिशबा तुम्हारा भी कोई होगा, तुमने देखा होगा जब तुम्हारे नॉर्मल हालात होंगे, अम्मी जिंदा होंगी, क्या सोचती थी अलिशबा अपने बारे में? मैं ये सोचती थी कि मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाऊंगी। आर्मी में जाओगी? डॉक्टर बनने का ख्वाहिशमंद थी? डॉक्टर, नर्स, आर्मी में तो यही कर सकती हो ना तुम। तुमने आर्मी में जाने का सोचा हुआ, जी। और अब क्या सोचती हो? अब क्या करोगी? अब तो यही सोचती हूँ कि बस अपनी बहनों को संभालना। अब ये जिम्मेदारी है, अब अपना ख्वाब तुम भूल गई हो, अब इनके लिए लग गई हो कि मैं इनको पढ़ाऊँ, पढ़ाना चाहती हूँ इनको, ये भी पढ़े लिखें।
है ना? जी। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पढ़ाई का कोई फ़ायदा हुआ, तुम्हारे अपने बचाव के लिए तुम्हारी पढ़ाई ने तुम्हारी मदद की? जी तुम्हें लगता है अच्छी थी पढ़ाई में तुम? जी। अम्मी याद आती है? अम्मी की कोई ऐसी ख़ास बात है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई है कि ज़िंदगी में ऐसे चलना चाहिए? क्योंकि माँओं की बातें ना दिमाग में बच्चियों के रह जाती हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हारी बात सुनने से बहुत सारी बच्चियाँ बहुत कुछ सीखें कि तुम कैसे अपनी इज्जत इतनी छोटी सी उम्र में अपनी इज्जत बचा के निकली हो अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर, क्योंकि ये बहुत बहादुरी का काम है मेरे बच्चे, ये हर लड़की नहीं कर सकती है। ऐसी क्या बात, तुम ऐसी बहादुर कैसे बनी है लिजबा? मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, तुमसे लोगों को सिखवाना चाहती हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता कि कैसे तुमने कदम उठाया है ना, या तुम बोलना नहीं चाहती? बता नहीं पा रही, इमोशनल हो रही है। माँ है ना, माँ की बात बताते हुए भी हिल जाता है इंसान। हाँ, बस अच्छी बच्चियाँ होती हैं ना, अल्लाह ताला शरीफ बच्चियाँ हमारी, अल्लाह ताला उन सबकी इज्जतें जो है बहन देखें वाकई अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छी और शरीफ बच्ची है जी। शेल्टर में रहना भी ना आसान नहीं होता। जो ईमानदारी की बात है ना, है तो चार दीवारी ना, फिर इतनी ख्वातीन बच्चे, कोई रेस्ट का तो निज़ाम है ही नहीं ना कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जाओ शोर कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसके अंदर रहना। कभी कभार ऐसा होता है आपकी तबीयत सही नहीं होती तो आपकी अपनी बहन कमरे में होती है, आपका दिल चाहता है कि वो भी चली जाए, दूर हो जाए, बिल्कुल। मैं कहीं अकेले रह जाऊं, लेकिन वो शेल्टर की दुनिया भी मगर या उसको जिंदगी ये कोई- पता है कि बहुत सारी मेरी इज्जत महफूज है। बस हाँ परेशानियाँ होंगी लेकिन मैं हूँ महफूज, बस उसी बलबूते पे बैठी है अपनी बच्चियों को, बहनों को लेकर के, और क्या है इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी तो वो औरत का दिल ऐसा होता है, अपनी इज्जत बचाने के बाद उसको सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अगर वो बड़ी बहन है, अगर माँ है, मैं अपने बच्चों को देखूँ, मैं अपनी छोटी बहनों को देखूँ, ये खुदा ने उसके दिल में डाली हुई है। मैं नहीं समझता कि अगर इनके साथ नहीं होती, इसकी बहनें नहीं होती तो ये रुकती इतना नहीं रुक पाता इंसान वह भागता है ज़िंदगी में। और उसकी लाइफ है ना, वो जवान जहान लड़की है, इतनी फैंटेसीज होती है इस एज में। अगर मैं देखूं अपनी बेटी को, मेरी बेटी टीनेजर है, मैं उसको देखती हूँ, हर लड़की की इस एज में इतनी फैंटेसीज और इतना उनको आज़ादी चाहिए होती है। तो इस शेल्टर होम में रहना अब छोटी बच्चियों की वजह से वाकई सही कह रहे हैं। देखिए मतलब इसमें भी मैं यही कहूँगा, कोई अच्छा इंसान आए आगे बढ़े, अच्छा इंसान, हाँ। और उसका हाथ थामे और इन बच्चों के लिए बाप की सूरत और अख्तियार ये करे। कितनी बड़ी नेकी है। बहुत सारी जगहों पे आपको पैसों की नेकी नहीं दरकार होती, पैसे से- बहुत सारी जगहों पे आपको इस तरह की नेकियां होती हैं। जैसे बहुत हमने जो शादी वीक्स किए हैं उसमें कितने ऐसा भी हुआ है कि वालिदैन ने आके विडो लड़की का हाथ थामा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये तो- अच्छी चीज़ें, अब जैसे आप ये एक हक अदा करने वाली बात है ना, पैसा तो आप देते भी क्या है, हाँ। अपने ज़रूरत का नहीं देते, अपना बचा एक्स्ट्रा- हुआ देते हैं आप, एक्स्ट्रा है देते ना। हैं, हाँ। तो आप ये सोचेंगे ये इतनी बड़ी बात नहीं है पैसा दे देना कि आप बताएं हम तो बड़ा वेलफेयर को देते हैं या वेलफेयर करते हैं। असल बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से किसी की मदद करते हैं, आप उसका हिस्सा किस तरीके से बनते हैं। आज कोई इसके साथ आ जाए, इसका हाथ थामे, हम खड़े होंगे इसके लिए, हम इसका रिश्ता करवाएंगे, शादी करवाएंगे, बाकी फिर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का बाप बन के वो इसके साथ मिल करके पाले। वही अच्छी चीज़ है, वही मैसेज है। ये सब आप किसी भी किस्म की इबादत कर लें, किसी भी किस्म की दुआ कर लें, अमल से ही पूरी होनी है। सारे में आते हैं आपके पास ऐसे रिश्ते आते हैं जो अकेले लड़के होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता? आते हैं लेकिन उससे हमें आपको भी डर डर लगता लगता है। है। सीधी बात है ना, पीछे कोई होता है तो एक सपोर्ट होती है। सपोर्ट होती है। अब मैं किसी अजनबी के हाथ उस बच्ची को दे दूं, हाँ, उसको मैं फिर कहाँ ढूंढूंगा? और वो बेच बाज थे, वही वाली बहुत चीज़। सारी चीजें देखनी और सोचनी पड़ती है। हम इधर बोलते तो रिश्ता, फैमिली से थोड़ा सपोर्ट हो जाती है कि हाँ, अच्छा है, अभी- बहनें हैं, अम्मी है, भरा भरा घर है। ये आ भी रहे होंगे भी रिश्ते, हम बात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोग सुनते हैं, देखते जी, हैं। जी। लेकिन अब ये थोड़ी कि हम उसको दे देंगे, आप हमने छानबीन भी करेंगे। बहुत कुछ देखना होता है। वो एक बहुत कुछ। बच्ची पहले ही इतने दुखों से लड़के भाग के यहाँ तक पहुंची है, तो उसको दोबारा तो नहीं आप अंगीठी में ढकेल सकते कहते हैं हैं ना। ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो नहीं हो उसके साथ। या अगर आसमान से गिरी है तो अपनी ज़मीन पे ठहरे आकर के, बस इसको ज़मीन देनी है जिधर ये चल सके, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल, आसान सांस कर ले सके सके। और इन बच्चों को माँ बन के पाल सके। बस
आप देखिए ना, क्या कोई अगर ये नहीं बताए हमको इन दोनों का क्या रिश्ता है, तो ऐसा ही लग रहा है कि माँ अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी। हाँ, वो तो उसने नकाब किया हुआ, लेकिन इतनी छोटी सी है, खुद पता भी चल छोटी जाएगा। है। 16 साल की बच्ची का क्या एज है यार, कुछ भी एज नहीं है। उसने हंसने खेलने के दिन है, अब यही तो दिन होते हैं। ये आई थी, मुझे नहीं यकीन आ रहा था, पूछे मैंने इसको बहुत, मैंने बोला बेटा तुम बता दोगी, 2-4 दिन रुकोगी ना, हमें पता तुम बता दो। नहीं यकीन आ रहा था कि इसलिए निकली होगी। जवान बच्ची थी, लेकिन अब यकीन है कि इसने जो बातें कही थी ना वो सही कही थी। लेकिन हमें तो धोखे दे देते हैं ना आकर के, तो हम तो उसी अंदाज से देखते हैं, सोचते हैं फिर उस वो। हिसाब से करते। बेटा तुम अपनी बहनों के लिए क्या सोचती हो? कि होता है ना, जैसे तुम आर्मी में जाना चाहती थी, अब तुम्हारे इनके लिए ख्वाब है, तुम क्या सोचती हो? मैं इसको क्या बनाऊंगी, मैं इसको क्या बनाऊंगी? कुछ मौका मिला है तुम्हें सोचने का, या तुम अभी यही सोचती हो मैं इनको पेट भर के खाना तो खिला दूँ? अलिशा, तो जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं अपनी बहनों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहती हूँ। यहाँ से कहाँ जाओगे तुम? सोचा है तुमने कि यहाँ से निकलोगी दोबारा वापस घर जाओगी? दादी के पास जाऊँगी। दादी के पास? नहीं, इसमें एक काम हो सकता है ना, बड़ा अच्छा और बड़ी नेकी का काम हो सकता है। अगर हम शादी से हटके भी सोचें, उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हमारी आर्मी की इतनी सारी मेहरबानियाँ हैं, इतनी सारी, उसमें एक मेहरबानी और करते हैं, तो पूरी रिहाइश भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर उसको अपने पास रख लें, नौकरी दे दें, तो अपनी बहनों को भी संभाल लेगी, एक महफूज जगह पे भी होगी, और ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी उसकी। तो अगर कोई सुन रहा है हमारा आर्मी का भाई, तो उसको हेल्प करें, हमसे रब्ता लेकिन करें। उसके लिए इसको कोर्स भी तो कराना होगा ना। वो खुद कराते हैं, वो भी अच्छा। बच्चों की तरह ही पालते हैं ना, फिर खड़ा करते हैं लोगों के आगे लाकर। तो वो बाकी ये तो एक इंशाल्लाह मिसाल होगी। ये एक मिसाल होगी, और एक ऐसे सर पे हाथ रखना तो बहुत बड़ी नेकी होगी। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत नेकियां करते हैं, बहुत मेहरबानी है मैं हमारी कहती आर्मी हूँ की। नहीं करूँ। आप सिर्फ ये सोचें कि दुनिया में आप क्यों आए। क्या आएंगे, खाएं पिएंगे, पैसे कमाएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे और चले जाएंगे। अगर इस बीच कोई आप किसी की ज़िंदगी बना दे, तो आपकी दुनिया में आने का मकसद आपको खुद समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा था कि मैंने एक ख़ानदान को सेट कर दिया। अगर कोई एक इंसान, हर इंसान यही सोचते कि बस चलो एक ख़ानदान की जिम्मेदारी मैंने ले ली, एक ख़ानदान मैंने संभालना है, तो मैं कहती हूँ कि फिर ये जन्नत, फिर ये नई वबाएँ फैलेंगी, फिर ये कोविड-19 और ये। और वैसे ही भी हमारे फौजी तो बड़े शहीद होने में मास्टर होते हैं, मौत का तो खौफ होता नहीं है। लेकिन वो लोग जो मकसद पीछे कुछ होता नहीं है ना, ये तो मुल्क के लिए न जाने कहाँ तक पहुँच जाए ये, इनको तो किसी किस्म का भी खौफ नहीं होगा। ऐसे लोग आने चाहिए हमारी फ़ौज में। मैं तो खुद कहूँगा कि हमारी फौजियों को ऐसे लोगों के सर पे भी याद रखना। तो आज हम यहाँ आपको दुनिया की जो दुनिया में हो रहा है, वो हमारे शहर की, हमारे एक इलाके की समझो छोटी छोटी कहानियाँ हैं। दुनिया भर में अजीब अजीब कहानियाँ, जब आप फिल्में और ड्रामे भी देखते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं कि हाय क्या वाकई ऐसा है, या ये फिक्शस है। तो फिक्शस स्टोरीज होती हैं, लेकिन वो यहीं कहीं से पिक की हुई होती हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, और मैं वक्फे पे जाने से पहले यही अपील करूँगी कि कैसे आपने अलिशबा को सपोर्ट करना है, ये आपने खुद फैसला करना है। क्या पैसे देकर, क्या इनकी महीने की आमदनी बांध कर, क्या इनको शेल्टर देके, क्या इनको नौकरी दिलवा के, किस तरह आप अलिशबा की मदद कर सकते हैं, ये फैसला करें और इनकी मदद करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बहुत मैं घबराती हूँ इस तरह के शोज़ करने से, क्योंकि जब दुनिया का सही रूप आपको पता चलता है कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो आप बड़े दिल बर्दाश्ता से हो जाते हैं कभी कभार कि क्या है यार, इतना जुल्म ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतना खुश है, कोई इतना गमगीन है, तो ऐसी ज़िंदगी क्यों, सब बराबर क्यों नहीं है। मगर यही लाइफ है, और आप जब ये देखते हैं कि कितने कितने दुख लोगों को उठाना पड़ रहे हैं, तो फिर आपके अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट बढ़ जाता है। यहाँ सारिम भाई के शेल्टर हाउस में एक ख़ातून है जिनका नाम इमाम जैदी, 9 बच्चों की ये माँ है, और आई डोंट नो कि मुझे ये नहीं पता कि कितने बच्चे इनके नॉर्मल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके ये एक बेटी है जी, ये नाबीना है जी, एक वो बेटा है, एक बेटा, ये भी ना। ये भी नाबीना है, जी। और ये एक और बच्चा है जो ये जिसको बीमार रहता है, दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, हाँ, और बाकी आपके बच्चे सही हैं। बाकी सही। 3 बच्चों में माजूरी है, जी, और खुद आपके दिल में भी सुराख है। मेरे दिल में भी सुराख है। आपके मियाँ के इंतकाल को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल से ऊपर। 1.5 साल। हाँ।
तो सारिम भाई के वेलफेयर ट्रस्ट में जो है एक डॉक्टर हैं, ये आप ज़्यादा इनके बारे में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। हूँ, आप ठीक हैं? 3 बच्चे इनके बीमार हैं और लाइक बाकी 6 बच्चे नॉर्मल हैं। नॉर्मल है। असल में इनकी जो है वो कज़न मैरिज है। अब कज़न मैरिज में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें डिजीज़ आ जाती हैं। ये तो इनके जो लाइक इनके तबके में जितने भी लोग हैं, लाइक हमारे हेल्पिंग हैंड जितने भी हैं, वो सब आपस में ही शादियाँ करते हैं। आपस में ही हो रही है। एक हमारे यहाँ तो एक रिवाज बना है, बरादरी से बाहर नहीं। तो जी चचा की बेटी, तो मामू का, फुप्पी का लड़का, ये वो सारा इसी तरह इंटरनल मैरिजेस हो जाती हैं। और बल्कि आप इनके तबके की क्या बात करिए, बहुत सारे ऐसे अमीर कबीर भी ख़ानदान होते हैं जिनका रिवाज ही यही है आज तक, जबकि साइंस ने ये बता दिया है कि आपस में शादियां करने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बच्चा अगर बीमार होता है या वो मेंटली इस तरह का होता है, कोई डिसेबल होता है, तो माँ बाप का हाल क्या होता है उस बच्चे को तड़पता हुआ देखकर। अब ये जो बच्चा है ये सीपी चाइल्ड है, सेरिब्रल पैल्सी है। इसका मतलब कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इतना इसको ज़रूर कर सकते हैं कि एक सिम्टोमेटिक क्योर दे सकते हैं। अच्छा। जो इसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इसी सिलसिले में हमारे कोई पास भी इंजेक्शन आए हैं शायद कि वो इंजेक्शन लगाने से बेहतरी होती है? असल में इसमें जो मसल्स होते हैं ना आपके, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, आपको अच्छा। बार बार फिट्स पड़ रहे होते हैं। अच्छा। तो इस बच्चे के साथ भी यही इशू है। अब ये होता है कि इसमें आप बच्चे की अगर फिजियोथेरेपी और एक इंजेक्शंस हैं, ट्रीटमेंट है, वो अगर इसका चलता रहेगा तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वो एक लाइफ गुजार सकता है, नॉर्मल ना महंगा सही, ट्रीटमेंट है? बहुत महंगा नहीं कह सकते, बट एक्सपेंसिव है। इन जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लगभग कुछ मुझे आइडिया दे सकती हैं कितना इस पे खाली इस बच्चे ये लाइफ टाइम की ट्रीटमेंट है नहीं, बच्चे की। लेकिन तो अगर बच्चे आप एक की। दफ़ा का जो इंजेक्शन है कितने दिन में, 15 दिन में लगता है, महीने में लगता है? जो वो मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है वो इनकी डेली बेसिस पे चलेगी, सही। ताकि इसके जो मसल्स हैं वो स्टिफ ना हो, रिलैक्स रहें, इसको बार बार फिट्स ना पड़ें। हाँ। ठीक है। साथ में फिजियोथेरेपी का ये है कि डेली बेसिस पे तो फिजियोथेरेपी होगी, बाद में वीकली बेसिस पे, देन मंथली बेसिस पे, जैसे जैसे ये बड़े होते जाएं। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। हाँ। अब ये है कि इनमें लाइफ स्पेन भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, क्या ये इनका ये दिमागी तौर पे हमेशा इस टाइप के ही रहेंगे जैसे अभी? जी, मतलब लाइक ये बेड पे ही रहेंगे? बेड पे ही रहें। बेहतर होते चले जाते हैं, अच्छा। सही नहीं होते। सही नहीं हो। बैठना उठना चलना नहीं कर सकते? फिजियोथेरेपी से एक मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अच्छा। प्रॉपर चल नहीं सकते, क्योंकि जब बच्चा ब्रेन का क्या ताल्लुक होता है, मतलब सोच ब्रेन सकता का है? जब एक बेबी की पूरी डेवलपमेंट हो रही होती है, हाँ। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, उस टाइम पे ये होता है कि ब्रेन का एक पार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पा रहा होता। उसकी वजह से ये सीपी चाइल्ड जो सीपी डिजीज़ है ये होती है। लेकिन इसका पता 3-4 ईयर्स की एज में चलता है, जब बच्चा अपने माइलस्टोन गेन कर रहा होता है, चलना फिरना, खाना पीना, तो उस वक्त ये डिजीज़ ज़्यादा अच्छे से डायग्नोस अब हो यहाँ जाती है। मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहूँगी कि इनके 3 बच्चे जो हैं वो फिज़िकली नॉर्मल नहीं हैं। 9 बच्चे इनके अपने टोटल हैं। अगर एजुकेशन होती, इनको कुछ समझाने बताने वाला होता, तो शायद ये लाइक 9 बच्चों के माँ बाप ना बनते ना। बाप का भी इंतकाल हो गया, वो औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। आपको उसने वक्फे में जो आपसे किया था ना कि हाँ, गाँव के लोग हैं, मैं उनको कुछ नहीं तो कह रही बेचारे जितनी अकल होती है उतना ही काम करते हैं। फिर ये कि अभी आप देखिए, गांव के तो बहुत बड़े चौधरी और वडेरे भी तो बने हुए होते हैं, उनको नहीं समझ होती कि वो अपने लोगों को समझाएं, बजाय इसके कि वो अपने नौकर बना के रखें। वोट बढ़ेंगे ना, उनकी आबादी बढ़ेगी, उनके लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस, ये हमारे बहुत इशू है। हमारे मेडिकल में ज़्यादातर केसेस ही ऐसे आ रहे होते हैं जिनमें लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कज़न मैरिजेस, ठीक है, उसकी वजह से अब कितनी डिजीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा। अब इस पर काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि जो हमारे एरियाज़ ऐसे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इंटीरियर सिंध वगैरह के, उसमें वही चीज़ कंटिन्यू। ये तो चलिए मैं जनरल एक बात कर रही हूँ, लेकिन इनकी अपनी घर की कहानी ये है। जो इनका एक बड़ा बेटा है, आपका बड़ा बेटा कितने साल का है? 18 साल का है। 18 साल का। वही घर का खर्च जो थोड़ा बहुत है वो उठाता है? वही उठाता है। क्या करता है वो काम? ये वेल्डिंग का काम करता है। वेल्डिंग का काम? 300 रुपये दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, हाँ। तो वो उसी से घर चलता है? आप उसी से चलता है, लेके आता सुना है। आपका बिजली का बिल आ गया है 46,000। हाँ, इसी की तो उनको टेंशन है। अभी बीमार है, कभी सर में दर्द हो, कभी क्या, उसको तो परेशानी। ये एक साथ इतना, आपके तो एसी वेसी तो नहीं है घर में? तो नहीं इतना है। क्या है बिजली जो इतना बिल आ पानी गया? की उससे आ क्या कितने पंखे चलाती हो? 2 पंखे हैं बस। और पानी की मशीन होगी? पानी की मशीन नहीं, तो कौन सी मशीन मोटरी है ना वो। हाँ है। कौन सी? पानी पानी चढ़ाने पानी की की, मशीन? हाँ, अच्छा, वो है घर में? मोटरी है ना एक। अच्छा, और उसके से काफ़ी पिछले महीनों का बिल नहीं दिया हुआ था या क्या? 46,000 इतने सारे कैसे आ गए? जैसे शोर बीमार हो गया तो मैंने बिल नहीं भरा ना, तो इसी अच्छा वजह से।
अच्छा। तो कमाने वाला तो कोई ना था। हाँ। जब मेरा शोहर बीमार था तो वो बिल्कुल छोटा था मेरा बेटा। हाँ। अभी वो जाके कमाने लायक हो गया, पहले हाँ। बिल्कुल छोटे थे। तो आपका घर कैसा, उसी की तनख्वाह से चलता है? हाँ, उन्हीं के थे इसकी पैसे। दवाइयाँ वगैरह कहाँ से आती हैं? वही जो भाई लेके आते हैं, वरना कोई दे देते हैं तो हाँ। लेके तो आते आपके हैं। बाकी बच्चे कमापूत नहीं है, मतलब जो और छोटे हैं वो नहीं कमाते। अभी नहीं कमाते? कोई पढ़ने वैसे तो जाता ये है? भी चाइल्ड एक लेबर में पढ़ने आता है, जाता है। 14 इयर्स का है। लेकिन अच्छा। अगर वो भी ना करे तो फिर कौन करे? हाँ, इन लोगों को सालगिरह भी नहीं पता होती कि कौन सा साल क्या हो रहा है। तो वो ये- 14 साल का है, क्या करे फिर, कैसे क्या कमाए, करे कौन वो? खिलाएगा 9 बच्चों को? और अभी बंद है तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। अब हाँ। तो उसने के 300 रुपये डे में उसकी दवा भी लाता है, घर की क्या रोटी भी करें? करता है, घर के बिल। अब वो 46,000 आ गया तो उसके लिए जो है ना अज़ियत बन गई वो। सारे में मुझे एक चीज़ की और भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। उनको राशन दिया जा रहा है, उनको खर्चे दिए जा रहे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शनाख्ती नहीं। कार्ड बना ही नहीं है। नहीं बना या आपका है शनाख्ती कार्ड? जी। आपका बना हुआ है? एक्सपायर हुए हुए वर्षों से लोगों के वो हाँ। उनको क्या ना उनका बैंक बैलेंस होता है ना हाँ। वो उनके नाम कोई चीज़ होती है, उन्हें क्या करना ID कार्ड तो का फिर वो सोचते उनको तो। राशन कैसे मिलेगा, उनका घर नहीं कैसे मिल रहा चलेगा ना। इस हालात में? नहीं मिला ना, नहीं मिल रहा ना लोगों को। और एक राशन देखिए, ज़िंदगी सिर्फ राशन की हद तक नहीं महदूद है। हाँ। भूख से इंसान ज़्यादा दिन जी लेता है, बीमारी से नहीं जी पाता। नहीं जी पाता। ठीक है, प्यास से नहीं जी पाता। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। लेकिन अब वही बात आती है, सब बहन हमारी बैठी थी, उनको बच्चों को ला के, ये पड़ोसी अगर खड़े हो जाए ना तो हर किसी के पास ID भी होगी, हर किसी के पास जीने का निज़ाम भी होगा। पड़ोसी अपना हक अदा नहीं कर रहा, मैं समझता असल हूँ। में ज़िंदगी की भागदौड़ में सब अपने अपने में इतने लगे हुए हैं ना कि वो अपना ही पूरा कर लें तो काफ़ी है। निदा मसला ये बहन, हो गया। आपके शायद इल्म में ना आया हो, थोड़ा टाइम पुरानी बात है। हमने एक बच्ची रिकवर की थी और माँ और एक दुनिया से जा चुकी थी। आपको पता है, कई दिन वो बच्ची घर के अंदर मरी पड़ी रही है, जवान बच्ची। और कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं लेकिन पूरे महल्ले वालों ने गवाही दी है कि उसने जिस्म के, यानी खाने को नहीं था, जिस्म के कीड़े खाती थी वो, निकाल के, और वो उसके सड़ गया था जिस्म क्यों भी। हुआ है, क्या वजह? वो माँ उसकी अजीब डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स होने के बाद ज़हनी अजियत में चली गई, वो उल्टे सीधे जादुओं चक्करों में लग गई। वो बस जादू करती रहती थी हर वक्त। घर के अंदर सिवाय तावीज़ों और जादू के अलावा कुछ था ही नहीं मिला और वो मर गई। कितनी, एक बच्ची मर गई, दूसरी बुरी हालत में थी। हमने निकाल के माँ को एडमिट करवाया, उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके भाइयों तो भाइयों से भी लड़े थे। तो हाँ। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो लोग आपको तो अगर पता नहीं कितने लोग रोजाना केसेस देखने को मकसद सिर्फ मिलते यही है, पड़ोसी अपना हैं। हक इनकी अदा करे हेल्प बस। कैसे हम कर सकते हैं? इनकी हेल्प देखिए, हमने तो करनी है हेल्प। अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ते तो हमने तो करनी है। ये लाने ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लोग आपको ये कहें कि हम खास तौर पे हम आपको डोनेशन दे रहे हैं कि इसकी लाइफ टाइम आप वो करें। हाँ, तो ऐसा भी हो ऐसा सकता है होता ना? है बंदे भी हैं बिल्कुल, लोग जैसे। बंदे भी होते हैं, लोग पूरे इदारे को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि पता होता है ये कर ही ऐसे काम रहे, इन लोगों की हेल्प करते हैं। जी। तो दोनों सूरतों में होता है। जी। लेकिन हम थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई ये चाहे कि जिसका मैं घर बता दूं, इसके घर में जाके हेल्प करें, वो थोड़ा सा हम इग्नोर करते अच्छा। हैं। क्योंकि आपके अच्छे मकासद होंगे, आपके आगे किसके क्या मकासद है ये हमें नहीं पता होता। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में ख्याल करते हाँ, हैं। transparent एकदम रखते हैं, सामने मतलब नहीं खड़ा कर देंगे, लेकिन हाँ हर चीज़ आपके सामने लाके हम बता देंगे हाँ। आपको कि देख लें इस तरीके से चीज़ आ रही है, तो इस तरीके से इनको सपोर्ट हो रही है। और एक साथ हेल्प तो नहीं ये कहाँ, करते। कौन से गांव में आप रहते हैं? आप कराची में रहते हैं? आपका घर किधर है? अभी कराची में रहते हैं, पहले सखर में थे। पहले सखर में थे। तो मियाँ के इंतकाल यहीं कराची में हुआ है? जब वहीं पे गांव में चला गया था उधर। गांव में इंतकाल हुआ है। और अभी आपका बच्चा, आपको अभी सबसे ज़्यादा मुश्किल है बिजली के बिल की। मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत आ गया है कि इतना बिल तो नहीं आएगा आपका, या बहुत महीनों का होगा। क्योंकि आजकल तो ये तो 2 महीने आता है बिल, नहीं पे आपने नहीं दिया हुआ होगा ना। तो कट कर देते हैं। कच्ची आबादियों में चलता है, अच्छा। लगा रहता है, मीटर चलता रहता है वो। अच्छा। और दूसरा ये कि अब ये देखें, अभी जो इस वक्त मेन चीज़ है ना, वो ये है, 9 बच्चों की माँ है, बाप है नहीं, खुद भी हार्ट पेशेंट है। इस वक्त सबसे पहले तो उसका इलाज होना चाहिए। वो सही होगी, जिंदा होगी, तो 2 बच्चे नाबीना भी हैं, अल्लाह इनको भी ज़िंदगी सेहत दे। और वो CP चाइल्ड है, शायद नाबीना तो किसी का हाथ पकड़ के चल लेंगे, ये बच्चे को कौन संभालेगा? कोई भी नहीं संभालता ऐसे बच्चों को। इसकी माँ का जिंदा रहना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी बड़ी बेटी ये है? सबसे बड़ी बेटी है? जी।
और ये भी नाबीना है, नहीं तो ये ये भी भी थोड़ा ना- बहुत संभाल सके माँ के उसको। तो आपने अपना इलाज अभी तक शुरू भी नहीं किया करवाना? मेरा इलाज करवाया है, कार्डियो हॉस्पिटल में जाती हूँ। जाती हैं आप? जी। क्या कहते हैं डॉक्टर, आपका ऑपरेशन होगा? ऑपरेशन तो नहीं हो रही, दवाई देते हैं। अच्छा, दवाई देते जी, हैं? 3 महीने की देते हैं, हाँ। कभी महीने में देते हैं, अच्छा। तो वो भी होते हैं। पैसे तो जाती हूँ, नहीं तो बस। ये जिस तरीके की है ना, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर भी पेशेंट देख करके बात करते हमने हैं ना इनके कि डॉक्यूमेंट्स भी कितना देखे हैं, ऑपरेशन भी इनका रिक्वायर्ड है, लेकिन वो वसाइल नहीं है इनके पास। वसाइल नहीं होते ना, तो फिर वो इतना नहीं कहते, दवा दे करके जितना सरवाइव कर सकते हैं कर जाएं, इस तरीके से फिर ले करके चलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे पहले दवा हो या ऑपरेशन हो, जो भी हो, माँ का होना चाहिए। वो जिंदा होगी, सेहतमंद होगी, तो फिर इन बच्चों के लिए बेहतर अगर मैं होगी। आपसे ये पूछूं कि मतलब वैसे भी इनके हालात इतने अच्छे तो हैं नहीं, मगर ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से इनको क्या नुकसान पहुंचा? उसकी वजह से वही ना, उसका घर चलता ही टोटल 300 रुपये रोज पे था, जो बेटा कमा के लाता था। वो 300 रुपये बंद हो गए क्योंकि वेल्डिंग का काम बंद हुआ हुआ है। अब वो यकीनन न खाने को होगा, न बिल पे करने को होगा, न दवाइयों के पैसे होंगे, तो वो जो परेशानियां, बीमारियां हैं, वो और ज़्यादा हमलावर हो रही होंगी। फिर लॉकडाउन के अंदर अव्वल ट्रांसपोर्ट है नहीं, अगर आपको कहीं इधर उधर से छुप छुपा के रक्षा मिल जाता है तो उनके भी रेट इस वक्त डबल चल रहे हैं। जहाँ 200 रुपये किराया होता था वहाँ 400 रुपये जहाँ अस्पताल इनको जाना है, अस्पताल तो ये जाना कैसे है, जाएंगे? बसेस है नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत सारे मसाइल हो जाता है। हमारे पास ये है कि जब हमारे पास कोई आता है तो टोटली उसको सपोर्ट हम करते हैं। फिर गाड़ी जाती है, घर से लेती है, अस्पताल लेके जाती है, लेके आती है, एक एक चीज़ में जो है ना फिर हम सपोर्ट करते हैं। पॉलिसी ये है कि लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाओ। लेकिन और सारिम भाई, आपके अभी एक सर्टन जगह है ना, 9 अफराद कैसे समाएंगे? नहीं, ये नहीं, एक अपने साथ। इनके घर में ही रखेंगे। अच्छा। वहीं से इनको सपोर्ट देंगे पूरी की अच्छा। पूरी। और हमारी पॉलिसी यही है, चाहे हमारे शेल्टर के अंदर हो, चाहे शेल्टर से बाहर हो, कि उसको ज़िंदगी की तरफ लेकर के आना है। लतीफ़ साहब की कॉल है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। शायद उन्होंने इनका केस देखा है या पहले। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। जी वालेकुम साहब, ये जो बच्चे आप दिखा रहे हैं ना, ये किसी घर में रह रहे हैं क्या? इनका बैकग्राउंड जी, है? किसी घर में रह रहे हैं जी। इनका घर कहाँ अपना कौन? है। जी, जो जिस घर में रहते हैं उसका किराया नहीं देना पड़ता, वो आपका अपना है। अपना इनका। हाँ। आपका अपना है घर वो? जी जी, इनका अपना घर है। तो इनका मंथली क्या खर्चा होता है? मंथली आपका माहाना खर्चा क्या होता है, कुछ अंदाज़ा है आपको? इनके 300, बेटा इनका 300 रुपये कमाता है जी वेल्डिंग का। अभी लॉकडाउन में तो वो ज़ाहिर दिहाड़ी नहीं कर पा रहा। नहीं, वो आई गॉट दैट पॉइंट ना। जी। व्हाट इज देयर मंथली एक्सपेंस? आप बताएंगी आपका महीने में कितना खर्चा होता है, कुछ पता है आपको? महीने का तब मैं कुछ लेती नहीं। हाँ, महीने का अंदाज़ा आपको नहीं है? दिहाड़ी आपको 300 रुपये में आपका गुजारा होता है जी। अगर आप उसे हिसाब लगा लें कि लाइक, तो ये कितने 30,000 नहीं का होता। आपको मंथली कैसा क्या सकते? मतलब लाइक आई थिंक 20,000 तो होगा जेन्युइनली, क्योंकि इनका बेटा शायद 9,000 रुपये कमाता था। नहीं तो वरा मैं इनको 30,000 महीने का दे देता हूँ ना। हाँ, क्या बात है आपकी लतीफ़ साहब, ठीक है क्या जी। बात। तो ये कह रहे हैं 30,000 इनको डोनेट करना चाह रहे हैं अच्छी बात महाना। है, तो बहुत अगर आप अच्छी सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में डोनेट करेंगे तो ये इनकी जिम्मेदारी उठा लेंगे सारी महीने की, कि आप अगर इनके नाम से ही जी। मुझे आपको टैक्स में भेजें, मैं पूरे साल का इनको दे देता हूँ 3,60,000 रुपया ना। ये कह रहे हैं मैं पूरे साल का इकट्ठे सबसे donation अच्छा यही है, करने हम पे से के भी लिए- बोझ खत्म हो जाता, हाँ। फिर हमारी जिम्मेदारी इनको हाँ। आगे लेके चलना। तो ये यही कह रहे हैं कि मैं 30,60,000 बनते हैं पूरे साल के, वो इनको डोनेट। बैंड प्लीज़ ज़रा मेरी टीम चला दे। 3,60,000 बन रहे हैं 360 है। एक साल का। निदा अभी भी फिट्स पड़ रहे हैं बच्चे को। बच्चे को देखें इस तरह लाइक फिट्स पड़ते हैं, बच्चे को की मसल्स जो हैं वो जाम हो जाती हैं, तो फिर वो बच्चे को इस तरह अकड़ की गए, देखें। वो ऑन स्क्रीन अभी भी मतलब अल्लाह। आप अगर चाहती हैं उठकर उधर ले जाना तो आप ले जा सकती हैं। अगर आप चाह रही हैं उधर आराम से उधर बैठना सोफे पे, आप जा सकती हैं अगर। फिर देखिए ना कितनी अजियत। ये एपिसोड इसके आसान साथ दिन काम तो नहीं है। में 10 to 15 टाइम्स ये एपिसोड आते हैं बच्चे को दिन per में day 10-10, पे। 15-15 बार इसको ये अटैक पड़ता है। और ये ट्रीटमेंट ना होने अभी ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है इनका, ये करवा नहीं रही हैं क्योंकि वो उनके पास इतने अभी वसाइल नहीं है, तो ये इन्होंने करवाया ही नहीं है उसका ट्रीटमेंट। निदा बहन, हमने जो सीखा है ना, कुर्बानी में भी कहते हैं कि छुरी तेज करके सबा करो कि तकलीफ ना हो। मैं ये कहता हूँ मौत लिखी है तो आनी है,
लेकिन उस मौत की तकलीफ को तो हम दूर कर सकते हैं ना, जिंदगी नहीं दे सकते। कि लाइक खाने को हो, आपके पास पीने को ना हो, बच्चे को से तड़प के देख के ना माँ बाप बर्दाश्त ऐसे ही मर जाते हैं। आजमाइश तो दिल होती वैसे है, ही तो खत्म हो जाता हमें चाहिए कि हम उनकी आजमाइश को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं। मेरी टीम लतीफ़ साहब को अकाउंट डिटेल्स वगैरह लिखवा दी, अगर नहीं तो प्लीज़ आप अकाउंट डिटेल्स यहाँ चला दें, क्योंकि उन्होंने एक आसरा दिया है कि 30,000 वो इस खातून के घर में माहाना खर्च में देने के लिए वो तैयार हैं, और वो 1 साल का पूरा लाइक एडवांस में ही सब जमा करा देंगे। तो एक आसरा बना है, एक लफ्ज़ भी कोई 2 मीठे बोल भी बोल देता है ना कि मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ, तो वो भी बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट होती है। अच्छी नीयत के लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेके ना पूरे साल की लेते हैं, क्योंकि 1 महीने दे दिया, अगले महीने क्या याद रहा नहीं, याद रहा। हाँ, आप एक बार दे देते ना, अगले को एक तो आसरा हो जाता, चलो साल तो गुजरेगा हमारा। ऐसा है, हालांकि मुझे पता है कि इस वक्त सबके बिजनेस, सबके हर चीज़ डाउन हो गई है, मगर यकीन जाने कि इस वक्त ये हो रहा है कि आपको अपने बैंकों में नहीं रखना, आपकी ज़िंदगी कब तक की आपको नहीं पता। इस तरह भी लोग हैं, उनको उनके कारोबार बड़े से बड़े सुपर स्टोर्स भी बंद पड़े हुए हैं, लेकिन लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमें क्या आप जमा करके पैसे ना हमें अपने बैंकों में नहीं रखने, बांटो, निकालो। आज इसी सोच पे हमें काम करने की ज़रूरत है जी। कल तक के ठीक है कि आपको ज़रूरतें थी, आप सोचते थे कल के लिए, क्योंकि देखिए ना, हमें इस कोविड-19 ने, कोरोना ने हमें ये सिखा दिया, हमें ये बता दिया बहुत कुछ कि आपने अपना कल नहीं देखा हुआ, आप किस दिन के लिए जमा कर रहे हैं पैसे, आप किस दिन के लिए मेहनत किए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आप आज को छोड़ रहे हैं, आपने अपना कल नहीं देखा हुआ। ये वबा आपको लगे, आप इस वबा में ख़त्म हो जाएं, आपके बैंक में पैसा पड़ा रह जाएगा, क्या होगा आपको नहीं पता कि आपका कल क्या है। ये अल्लाह ताला ने सबको दिखा दिया है। बड़े लोग अकड़ के, घमंड भी था, सबके घमंड टूट गए, सब खत्म हो गया है इससे। पूरी दुनिया के लोगों, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे ममालिक थे जो कहते थे कि भाई हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, अल्लाह ताला ने उनको भी दिखा दिया। झुक गए, सारे झुक गए इस वक्त। और इस वक्त मैं कहूँ हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा नहीं है, लेकिन बैरूनी मुल्क जो हमारे पाकिस्तानी है, अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाके मंथली वहाँ करते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी है ना, हमारे उस पर होता है कि मंथली सिस्टम है, तो वो नहीं याद रहे या ना रहे, उनके कार्ड से वो कटते चले जाते हैं महीने के महीने। तो इस तरीके से अगर लोग हमारे साथ सपोर्ट करें ना, तो यकीन जाने इन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगी। हमने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सोची है कि लोगों के लिए भला करना है। आज हम अपने लिए नहीं जीते, अगर किसी को लगता है। आपका क्या तरीक़ाकार होता है, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे ये है, अगर इनका महीना किसी ने बांध दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? कोई अकाउंट खोलेंगे ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा? हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे जी, मंथली इनको या इनके घर पे जाके दे देंगे, कोई भी गाड़ी हमारी जाके दे दिया करेगी। अब जैसे इन्होंने लतीफ़ साहब ने 30,000 अनाउंस किया, वो हर महीने, तो वो हर महीने आपकी गाड़ी जाके इनकी सपोर्ट करेगी वो। अच्छा 30,000 में भी ये नहीं कि बस दे दिए, अच्छा 30,000 में इनको निज़ाम बना के देंगे कि ये बच्चे आपके स्कूल जाएंगे, अच्छा इसकी ये फीस होगी, ये राशन डलेगा, वो पूरा हम निज़ाम बना डालते हैं, ये खुद लेंगे। अच्छा। उस पैसे का निज़ाम बना करके देखिए मैं आपको बताऊं, लाइक कभी कभार ऐसा होता है, जो मैंने एक चीज़ पढ़ी है, अक्सर जो कमाने आते हैं ना पंजाब से या इंटीरियर से, इनसे कमाने आते हैं, जब उनको उनके पास थोड़े पैसे जमा हो जाते हैं ना, वो चले जाते हैं नौकरियां छोड़ के, फिर उसके बाद खर्च करके फिर वो आते दोबारा, जब बिल्कुल हाथ में कुछ नहीं होता। ये इनकी मेंटालिटी है, इनको ये नहीं होता कि कभी हम बीमार हो सकते हैं, हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ सकती है। हमें बीच में आने का मकसद ये होता है कि हम चीज़ों को जो है ना, मैं आपसे यही पूछना चाहिए, इसको चैनलाइज आप कैसे और हो सकता है कि हम मंथली 30,000 अभी दे दें, फिर ना दे, फिर हम उस बेटे को उसको शॉप खुलवा दें ताकि वो अपनी शॉप से कमा सके, फिर वो हम उसको इस आसरे में भी ना रखें कि अगले साल फिर लतीफ़ साहब जो है ना पैसे देंगे। क्योंकि मैं इस वक्त, मैं सारिम भाई ये बात करना चाहूँगी, अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, अभी मैं बाहर नहीं निकलना, तो हम घर के सौदे वौदे के लिए कभी कभार मैं और मेरे मियाँ निकल जाते हैं, वो जाके ले आते हैं, मैं गाड़ी में बैठी रहती हूँ। यकीन जाने मैं उधर धोरा जी गई हूँ मछली और झींगे या कुछ ऐसी गोश्त वोश्त लेने, तो इतने लोग फ़कीर आके गाड़ी का शीशा बंद था, उसको चाट रहे, कैसे हो रहा है कोरोना, सबको पता है कि थूक से इससे हो रहा है, वो गाड़ी के शीशे को, दरवाजे को चाट रहे इस तरह करके ना, और एक नहीं पूरी गाड़ी को घेरा हुआ था फ़कीरों ने। तो किधर गए उधर, मतलब लोग संभालने वाले? ऐसे तो कोरोना बढ़ रहा है, आपको तो नहीं पता अभी तो बहुत तेजी से फैल किसको है किसको नहीं है। मैं डर गई बाकायदा, मैंने कहा इनको कैसे मैं समझाऊं, बेटा नहीं चाटो, गंदी है गाड़ी, हमारा गाड़ी धोने वाला नहीं आ रहा, मतलब इस वक्त हेल्पिंग हैंड जो आपकी नहीं है, आप सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, वो तो
ये तो देखिए फकीर तो बीमारी निकले हुए रोडों पे अभी भी। निकले हुए, कैसे इसको वो? गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, इन चीज़ों को गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। और बहुत व्हाइट कॉलर लोग तो चलो घर पे बैठ गए हैं, जो दिहाड़ी जैसे इनका बेटा दिहाड़ी करता था वो तो काम ही नहीं कर पा रहा, लेकिन जो मांगने वाले हैं वो तो निकले हुए हैं अभी भी। दिहाड़ी वाला क्या, हम ऐसे लोग भी परेशान हैं, आप ऐसे लोग भी बिल्कुल, सब परेशान हैं, बिल्कुल। लेकिन हमें भी पता है कि ये चंद दिन परेशानी की ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ज़िंदगी भर के लिए परेशानी हम अपना लें। तो हम चंद दिन अगर लॉकडाउन की तरफ जाएं तो बेहतरी ज़रूर आएगी। जिन मुल्कों ने किया है, सख्ती की है, वो आज बेहतरी की तरफ है फिर वो। अच्छा, जेहलम से रुबीना की कॉल है, वो अलिशबा के सिलसिले में। अलिशबा है कि चली गई है? अगर अब अच्छा यहाँ पे है करीब, यहाँ आ सकती है अभी अलिशबा? अगर आप अलिशबा को बुला लें, मैं जब तक रुबीना से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, जेहलम से कॉल है रुबीना। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वो ना मैं अलिशबा से बात करना चाहती हूँ, लेकिन हम सैयद फैमिली है। अच्छा अच्छा। तो मेरा भाई है एक, तो उसकी हमने शादी करवानी है। प्लीज आप उन भाई का एड्रेस बता दें तो हम अलिशबा से रब्ता कर लेंगे। आप यकीन माने, मतलब आप जैसे लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आप लोगों की वजह से ही चल रही है। कह रही हैं अलिशबा से आप अपने भाई का? सैयद फैमिली है, हम बुखारी सैयद है जी, इंशाल्लाह खाते पीते लोग हैं जी, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आप एक काम ये कर सकती हैं कि आप अपना नंबर मेरी टीम के पास लिखवा दें। मैं आपको सारिम भाई से कॉल करवाऊंगी, सारिम भाई की टीम आपको कॉल करेगी, आप लोग आपस में सारी बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने शेल्टर दिया हुआ है अलिशबा को, तो यही समझें जो उसका अच्छा बुरा है वो सब यही देख रहे हैं। तो यही आपसे ज़ाहिर है एक पढ़ा लिखा शख्स होगा पीछे बात करने के लिए, तो आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और आपको देख के यकीन जानेंगे कि अगर आप आके यहाँ से लड़की को लेके जाएंगे तो मैं भी इस अच्छे इसमें हिस्सेदार बनना चाहूँगी। मैं कोई आपकी रस्म और वो करने में मैं शामिल हूँ। बहुत शौक से देखती हूँ, सही बात है। मुझे आपका शो लगता है तो मैं ऐसे महसूस करती हूँ जैसे हमारा अपना प्रोग्राम जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो अगर इसमें मेरी भी किसी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं भी इंशाल्लाह सारिम भाई के साथ आगे बढ़ूंगी और हम अलिशबा को एक नई ज़िंदगी देंगे। आप बहुत बड़ा काम करेंगी, बहुत बड़ा काम। तो रुबीना, आप प्लीज़ अपना नंबर जो है वो मेरी टीम मेंबर को लिखवा दीजिए और बाकी बात। मेरा नंबर है, मेरा नंबर आया हुआ है जी, तो ये बस वो नोट कर रही हैं आपका नंबर और इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करते हैं। अलिशबा जो है वो उस वक्त रूम में, वो आते आते उनको देर लगी कि वैसे भी उन्होंने नकाब किया हुआ था, तो उनको देखना है। आपने जो भी जिस तरह वो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल सारिम भाई करा देंगे, वो इनकी जिम्मेदारी है, वो सारी ये निभाएंगे। बहुत शुक्रिया रुबीना। मैं एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ और मैं ये सारे में मैं सोच रही थी रमज़ान है, सुबह के वक्त कैसे लोग उठे हुए होंगे, क्या वो ये शो देख रहे होंगे या नहीं, लेकिन जो मुझे जिस तरह अभी कॉल्स आ रही हैं एक के बाद एक, तो उसमें मेरा दिल और मेरा ईमान और पुख्ता होता जा रहा है कि अगर आपको वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपका दिमाग, आपका जहन आपके साथ उस वक्त तक होता है जब आपकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही होती है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे हालात होते हैं जो नॉर्मल नहीं होते तो वो आपके दिमाग पर असरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ इस वक्त मेरे पास जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा ही हुआ। सारिम भाई, आप बताएंगे कि इनके बारे में जो मेरे पास इस वक्त बैठी हैं। आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, दूसरी वाली कुर्सी पे आ जाओ। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, क्या नाम है आपका? रक्षी। रक्षी तो प्यार से कहते होंगे, असल नाम क्या है? असल नाम यही है। असल नाम भी रक्षी है जी। रक्षी की क्या कहानी है? रक्षी की कहानी पता नहीं, अब रक्षी को याद है रक्षी कहाँ मिली थी, क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? वो मैं अपनी बच्ची को ना भूल गई थी रास्ता में। रास्ता जब मैं भूले में दवाइयाँ खाती थी, वो भी पहले से, तो वो बच्ची को बचाने के उसकी वजह से ना फिर मैं इधर ये इन्होंने बच्ची भी बचाई थी। अच्छा, अब अगर हम क्या सही बात बता सकते हैं? हमें किसी ने कॉल की, ये पहले बच्ची को मार रही थी, इसकी अपनी डिस्टर्ब है दिमाग के तौर पर ना, इसको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट भी हमने कराया था। अभी इसको कल ही छुट्टी करवाई है वहाँ से, क्योंकि जो दवाइयों से बेहतर होना था वो हुई है, अब फैमिली की तरफ लेकर के जाना है। तो कोई शख्स था जो अच्छे लोग होते हैं, उसने इसको मारते हुए देखा, वो वहाँ से
उस वक्त तो कह रहे मैं चला गया, फिर मैं दोबारा आया, मैंने दोबारा इसको देखा। क्या करी थी ये बच्ची, कितनी बड़ी थी? अब इसको सही उम्र पता होगी, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था वो 2 महीने की है, 6 महीने की, कुछ भी कितनी, क्या उम्र है उसकी बच्ची की? 6 महीने की। 6 महीने की। तो तुम, और अब वो बहुत, तुम्हें याद है कि तुम उसको मार रही थी? नहीं नहीं, तो मार नहीं रही थी, अल्लाह ना करे, वो माँ मारती कहाँ है। जैसे माँ को जब खुद नहीं पता होता ना, माँ खुद थोड़ी कर रही होती है, तो उसको मुझे दिमाग में तमाशा। घर का रास्ता भूल गई थी ना, अच्छा, इसलिए परेशान हो रही थी। तो मैंने ना दुकान वाले से दूध ले रही थी, हाँ, पैसों का, तो वो उसने मना कर दिया। अब मुन्नी रो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी देर ही है ना, चादर थी मेरे पास, उसमें लिटा दिया। मैं आगे गई हूँ तो कोई आया कि तुम है ना इसको है ना मार रही हो, तुम यूँ कर रही हो। मैं नहीं, मैं दूध लेने गई थी पहले। तुम उस बच्ची को कहीं छोड़ के चली गई थी? जी, 5 मिनट के लिए। अच्छा, अल्लाह, छोटी सी बच्ची को चादर में छोड़ के चली गई थी तुम कहीं? गलती है वो, तो इस वजह से, और बस। हाँ, चलो मैं इस चीज़ को तुम्हारे सामने रिपीट नहीं करना नहीं, चाहूंगी। बेचारी कैफियत में नहीं थी, मैं- माँ है, अभी देखे ना, कह रही है माँ कहाँ मारती है। अब वही माँ मुझे भी हैरत हुई कि क्या अल्लाह ने रिश्ते बनाए। कल जब आई है तो एक ही बात कर रही है, मेरी बच्ची का है, मेरी बच्ची चाहिए, मेरी बच्ची कहाँ है बच्ची। वो ईदी वालों ने कहा एहसान बनने वालों के घर, उसमें इंटरेस्ट के बच्चों में, जहाँ बच्चे ना वहाँ डाल दिया है बच्चा। वो जो है ना, इसको कुछ भी नहीं पता, इसे हमने ले जाके सीधा एडमिट करा दिया था। ये हुई क्या, ये सड़क पर निकली क्यों, ये सब कैसे पता चला? अब देखिए, वो बहुत सारी चीज़ें, मैं तो हमेशा इख्तलाफ करता हूँ। मुझे तो जो आपकी उन्होंने बताया है, जादू टोना वो हो जाता है घर में। मैंने उनको जो लाइक इसके जो हस्बैंड हैं, वो इतनी जिम्मेदारी घर की नहीं उठाते थे, वो जाकर वहाँ जो दस्तरखान लगते थे वहाँ खाना, मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि दस्तरखान ऐसे लगा के आप पालते हैं लोगों को, बस वो खाना खा लेते हैं, हराम ना। अब देखिए, ये तो हमारे हदीस भी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मदद करने आया तो उन्होंने लकड़हारे को उन्होंने कहा कुल्हाड़ी दे दी कि तुम जाओ लकड़ी काटो, पैसे खुद कमाओ। बिल्कुल। मगर तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मिसाल कायम की है, तो क्यों नहीं लोग उनको फॉलो करते? अब देखिए ना, बहरहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन गलत अमल है, मैं फिर भी कहूँगा गलत है। ये किस हाल में थी, तो भी सेहतमंद हो गई खुद भी, मेरे ख्याल है तस्वीरें पता नहीं आपके चल रही होंगी, मैंने दी हैं इसकी। बच्ची जिस हालत में मिली थी उसकी तस्वीर हमारे पास है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो एक माँ जिसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं, बाकी बच्चों को वो छोड़ के आ गई है अपने मियाँ के इस हडरामी की वजह से, क्योंकि वो सबको खिला पिला नहीं सकता, खुद खा के आ जाता था वो। तो अब बच्चों का हाल जो था, ये बच्ची ये बंदा है, नहीं तो हमारा ड्राइवर है, आपका ड्राइवर है जी जी, इसके पास ये थी बच्ची। हाँ, ये अब ये 6 महीने की आपको लग रही है बच्ची है? ये 3 महीने, ये जब हुई है तो ये है हालत देखिए आप इसकी। 3 महीने की ये बच्ची आपके पास थी, 2-3 महीने की असाइलम में डाला गया, इसको एडमिट करवाया, एडमिट किया ट्रीटमेंट के लिए, इनकी ट्रीटमेंट के इसका लिए। हाथ का कल वो जो है उतरा था हाथ। बाकी कितने बच्चे हैं तुम्हारे, याद है? 2 इसके अलावा 2 और बच्चे हैं बेटे। वो कहाँ हैं? कितने बड़े हैं, वो कहाँ हैं? वो नाना के घर। नाना के घर है वो? तुम खुद छोड़ के आई थी नाना के पास? हाँ। फिर तुम क्यों निकली बाहर? मैंने कहा था ना, मैं अपने बेटे को देखने गई थी, एक जैसे शिकल के 2 बच्चे मिल गए, तो मैंने मतलब अपने बेटे को देखने गई थी? यस। तो अपने बेटा साइकिल चलाता है। नहीं, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे अब्बू के पास है ना, नाना के पास दोनों? वो साइकिल चलाता है। हाँ। मेरा मियाँ किराए पे रखता है। क्या किराए पे रखता है? किराया नहीं भरा था। हाँ। हर महीने है ना घर जल्द से जल्द खाली हो जाता था, 1 महीने से पहले। अच्छा। तो किराएदार ने खाली कर दिया। हाँ। उन्हें मैंने नाना के घर छोड़ दिया था। मैं ना किराएदार से बात करने जाना था, तो वो इस वजह से बेटी रह गई, बेटे है ना नाना के घर का। और तुम्हारा मियाँ किधर था? वो नहीं मिला, वो नहीं था, घर ही नहीं आया? घर ही नहीं आया। माँ वो करता कराता कुछ नहीं था, बार बार घर खाली, उसी से डिस्टर्ब हो करके इस हाल तक के पहुँच गई कि बिल्कुल समझे दिमागी तवाज़ुन उनकी हो बैठी थी। इसको कितना याद है नहीं याद मुझे नहीं पता, लेकिन जब मिली थी इतनी अजीब अजीब बहकी बातें, मेरे पास वीडियो है, लेकिन वो सारे क्या तो मुझे सारिम भाई ये बताएं, तो इसके मियाँ आया दोबारा बच्चों को लेके ढूंढने, या कुछ ऐसा सीन हुआ? नहीं, इसका मियाँ पता नहीं कहाँ खो गया, मिला नहीं मिला अभी तक के नहीं मिला। और बच्चे
बच्चे वो भी जो 2 बच्चे हैं वो नाना के घर हैं। नाना के घर है? नाना तो कह रहे मेरे पास नहीं है। मैं नाना के घर तुम जाना चाहती हो वापस मियाँ के पास? नहीं, मैं अपने बाप के पास जाना चाहती हूँ। जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं उधर जाना चाहती हो? बच्चों के पास जाना चाहती हो? जी। और अगर हम तुम्हें भेजें तो? हाँ, हम तुम्हें भेजें तो? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब मियाँ अगर जिम्मेदारी उठाए तुम्हारी, मियाँ नहीं उठाएगा। अगर मियाँ नौकरी करे? मेरा बाप उठा सकता है मेरी जिम्मेदारी। मियाँ नहीं उठाएगा। और अगर उसने तौबा कर ली हो, समझो कि वो तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा, फिर? ये तो घर में जाके पता चलेगा ना। ये तो घर में जाकर पता चलेगा। घर में जाके पता चलेगा जब, है ना, क्योंकि तो उसकी आदत बन गई है अब ऐसे करना। तो मियाँ नहीं रख सकता। हाँ, माँ बाप रख सकते हैं। माँ बाप रख सकते हैं, तुम्हारे मियाँ नहीं रख सकते, तुम्हें यही लगता है। तो क्या करें सारिम भाई? इसको थोड़ी सी खुशी तो दें हम। कितने अरसे से नहीं मिली अपने बच्चों से? थोड़ी खुशी दें इसको। हाँ, थोड़ी। ये तो कितना टाइम हुआ? मेरे ख्याल 2 महीने हो गए एडमिट हुए। कितने दिन से छोटी बच्ची से नहीं मिली हुई तुम? 2 महीने से। 2 महीने याद आई इसको? जी। अब सही हो? अब तो नहीं उसको कहीं छोड़ के जाओगी? नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी। पक्का वादा करियो यहाँ? पक्का वादा। मिलना है? मियाँ के साथ नहीं रहूंगी। मियाँ के साथ नहीं रहोगी? नहीं, साफ इनकार। हाँ। मारता है तुम्हें या क्या? नहीं, वो किराया नहीं भरता। 1 महीने का किराया भरा नहीं, घर खाली। फिर घर खाली। मैं ना घर से बाहर नहीं निकली। मेरे माँ बाप ने तरबियत दी घर में रहने की। अब बोला मैं ना, वो कमाएगा नहीं सही तरह तो मेरा किराया नहीं देगा, किराएदार दर बदर होगी फिर तुम। तो हम दर जिस हालत में ये सारिम वेलफेयर ट्रस्ट को मिली थी, मैं वो भी तस्वीर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी यहाँ। ये इसकी इस वक्त हालत थी। अब ये काफ़ी बेहतर हो गई ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन याद है तुम्हें ये? जब ऐसे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें नक्श हो जाती दिमाग पर, तो जिसकी वजह से यह हालत होती है, इंसान वाकई उसे नफरत करने लगता है। ऐसे ही है। और ये देखें नॉर्मल, अब देखें जैसा ट्रीटमेंट हो ना नॉर्मल होने, और ये मैं यकीन जाने अगर इसके लिए लोग सपोर्ट करें ना, यकीन जाने ये बहुत अच्छी जिंदगी। देखिए सपोर्ट उन्हें हर सूरत इदारे ही की करनी पड़ेगी। पैसे देने से कोई सही नहीं होता। क्या सपोर्ट होगी बताएं? अगर आपको चले इसका महीना बांधते हैं हमारे साथ तो कोई आप जुड़ क्या जाए, करेंगे? चैनलाइज क्या फिर करेंगे? आप 2 महीने 6 महीने बाद एक और प्रोग्राम रखिएगा। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, फैमिली वो भी दिखाऊंगा। उनसे पूछिएगा, और पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। उनकी शक्लें। आपने क्या सोचा हुआ है इनके लिए? आपने क्या सोचा? इनकी जिंदगी बेहतर मैं बेकारी बनाने के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। सही। मैं किसी को घर बैठ के पैसे देने के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। मैं सपोर्ट करने के हक में हूँ। आप इनके हस्बैंड को कोई कारोबार लगा के दे सकते हैं? बिल्कुल, वो चाहे 10,000 की नौकरी करे, 20,000 की करे, या कोई इसको छोटा मोटा काम करा के दे, खुद ठेला लगा दे या कुछ के खुद दिहाड़ी कमा के खुद लाएगा। पूरा जोर उस पे डालेंगे। तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो फिर जाएंगे। नहीं, फिर इसको अकेले इसके बाप की यहाँ पालेंगे, बाप को सपोर्ट कर देंगे फिर। ठीक है, ताकि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को पाले। फिर ऐसे हार्डराम को हमें नहीं पालना। ये बेहतर है, क्योंकि आप इंसान की फितरत नहीं चेंज। हाँ, हमने ऐसा नहीं करना। हमने वो करना है कि वो अपने ऊपर पूरा बोझ उठाए, फिर जो रह जाएगा ना सामान बोझ का उसका, वो हम उठाएंगे। स्टार्ट आप लोग लगा के बस हम उसको लेकर के चलेंगे। लेकिन और मैं लोगों से भी कहूँगा, मुझे तो नहीं दे रहे ना, किसी को दे रहे हो, लोगों को भिखारी ना बनाओ। बस ये अच्छा अमल नहीं है बिल्कुल। मैं बस वो अभी आपको 2 दिन पहले की बात बताऊँ, मुझे अमेरिका से दोस्त ने कॉल की किसी की मदद के लिए। मैं उसकी मदद करने जब मैंने टीम भेजी, आपको पता है मेरी टीम ने मुझे क्या जवाब दिया वहाँ से? कह रही है सर जिसके लिए मदद के लिए भेजा है ना, उसका आपसे अच्छा घर है। कसम से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसकी पूरी मूवी बना के मैंने उसको भेजी, वो सर पकड़ के रह गया कि यार ये कैसे लोग हैं। तो हमने लोगों को बेकारी भी बना दिया है, हर स्टैंडर्ड के लोगों को बेकारी बना दिया है। तो थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। तभी तो हमारे यहाँ बेकारी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए, तो हमने यहाँ आज एक फैसला किया है कि हम इनको थोड़ी सी खुशी देंगे। अभी थोड़ी सी खुशी है, आहिस्ता आहिस्ता जमा करके थोड़ी खुशी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता देंगे। जोर का झटका धीरे से देंगे। समझ आ रही है तुम्हें क्या करने वाली हूँ मैं अभी? बेटी देखा, एक माँ के लिए एक औलाद से मिलने से बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। आओ मैं तुम्हारी बेटी से मिलाते हैं तुम्हें। लाइए भाई, इसके जिगर का टुकड़ा, इसकी लख्ते जिगर, इसकी घर की रहमत, इसका हाल देखो माशाल्लाह कितना पहले से कैसी हो गई है। ये उठाओ इसको, अपनी बेटी को लो तुम। हप्पो सही हो गई आप? क्या नाम है इनका? इनका नाम फातिमा हप्पो है।
आहा अब इसको मैं माशाल्लाह बोलती थी बहुत बेहतर हप्पा हो गई है। हप्पा। ओए रो गई, ये तो रोने लग गई। रोई थी तुम लोग, अपने सीने से लगा लो खुद ही वो। माँ का लम्स तो बच्ची भूल ही नहीं सकती। इतना अगर पाला। तस्वीर पुरानी चला देना लोग उसमें, और इसमें फर्क देखें कि आज क्या फर्क चलाई है अभी इसमें। हमने, मैं देख रही हूँ तो काली आंखों से नजर गोली हो गई। ओए देखो 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 देखो। मैं फिर करती हूँ, मैं पीछे मेरा होके नहीं बैठ जा जा, पीछे होके। हाँ पीछे होके बैठ जाओ। असल चलो, में खुद कर भी- लो प्यार कर लो, मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने पकड़ी हुई है सीट, कोई बात नहीं। मैं इस वक्त मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रही भाई। ये माँ एक माँ इस वक्त दूसरी माँ को माँओं देख का, रही है ना, हाँ, माँओं तो का वो रिश्ता है। मैं इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच ओए रही। लो, किसको जानती हो आप, किसको जानती हो? तो आप देखें उसके पास नहीं जा रही है वो। है जानती हो? मम्मा ने हाँ। मारती तो नहीं है, मम्मा ने मारा भी नहीं है। नहीं मारती ना मम्मा, नहीं मारती ना। नहीं मम्मा नहीं मारती, मम्मा की बेटी है। जैसे ये ऐसे होता है ना, एक एक गलत फहमियाँ होकर भी बहुत से लोग अपने आप को अच्छा और दूसरों को गलत भी कहते हैं। अभी मेरी गलती नहीं है, मैं इसमें कल भेजी। सही हो ना, ख्याल से बैठना गिरो नहीं। अच्छा हाँ, अब तू मेरे बारे है दी। ये आम अभी लोग। भी ना इसकी अब तुमने medicine- अपनी कोई भी दुख, अपना कोई भी गम जो है दिमाग पे नहीं लेना है। और कोई दवाइयाँ होंगी जो इन्होंने खानी होगी ना, मेडिसिन्स हैं वो तो देखें, हम पहले एडमिट थी, अभी लेके आए वहाँ से, अब इसकी खाती भी तो नहीं मेडिसिन, है खवातीन। अब ये इसके घर वालों का फर्ज बनता ना? है, क्योंकि डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि जो मेडिसिन से बेहतरी लानी थी वो हम ले आए। जी। अब इसको इसके इन्वायरमेंट में लेकर के जाना है, हाँ। इसके घर में लेकर के जाना है। अब घर वालों का फर्ज बनता है दवाई भी देते अब रहे और आगे क्या environment भी होगा? अच्छा आपकी इनके हस्बैंड से बात हुई है? हस्बैंड से मेरी बात हुई है, आए हैं वो? आए, बच्चे भी आए उसके, और हाँ लाएं ले आए। लाएं। इससे पूछे इसको क्या बच्चे कैसे मिलेगी, नाना के पास तो नहीं है अच्छा बच्चे। अच्छा, चलें हम छोटी छोटी, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ दे रहे हैं। अभी पहली खुशी दी है बच्ची को बुलाकर, अभी इनके अब्बू और भाई को बुलाते हैं, है हाँ, ना? अब्बू और फिर भाई। यहाँ फैसला करते हैं भाई क्या करना है आगे, ज़िंदगी कैसे अच्छी बन सके। अगर सबके सलाह मशवरे से ज़िंदगी बेहतर बन सके तो आइए जी, तशरीफ़ रखिए। ये भाई हैं और ये अब्बा हैं। ये आ जाए आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपकी बेटी को आप लोगों पे बहुत भरोसा है और ये आपके सामने, अब आपकी कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है इनसे? तकरीबन ये 3 महीने के करीब लगभग हो गए। 3 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बिल्कुल अभी आपको बेहतर लग रही है, इनकी तबीयत वगैरह देखने से बेहतर लग रही माशाल्लाह बेहतर। मेरा अब्बू ख्याल अच्छा रखते हो, मेरे भाई अकेले नहीं रखते थे। ये मैं उनके तकरीबन पास हर नहीं रहूंगी। 2-3 महीने मतलब घर पर रहने के बाद फिर घर पर ही आ जाती हैं, क्योंकि वो मतलब माली हालात पूरे नहीं हो पाते उनके। आप क्या करते हैं? जी मैं भी कंपनी में काम करता हूँ तो डेली। अभी लॉकडाउन में क्या सिलसिला है आपका? बंद है कंपनी? बंद है अभी। कभी कभार बुला लेते 1-2 दिन, मतलब इस तरह डे वगैरह मैं लग इसके जाते लिए हैं। कमाऊंगी, माँ बाप क्या के घर करोगी? में रहूँ, सिलाई सिलाई सीखूंगी। करोगी? हाँ हाँ, गुदरे बनाने लग जाऊंगी। इसका दिमागी तवाज़ुन सही था या बाद में हुआ ऐसा? शुरू में तो बेहतर था माशाल्लाह, सही थी। जब शादी हुई हाँ, है जी जी तभी परेशानियों सही में थी? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे? उसके बाद बस यही है कि हालात की वजह से? हालात वगैरह, और कुछ ये कि मतलब मियाँ भी ज़रा कुछ इसी तरह के वो, मतलब वो रात में मारना, ये वो भी सुने हमने, देखे भी जख्म की बात है। इस वजह से इसकी कंडीशन ये रही। और माशाल्लाह इनकी शादी को भी तकरीबन 10 साल 11 साल हो गए, लेकिन इनकी कंडीशन वहीं की वहीं है। इन्होंने अपने हालात बदलने की कभी कोशिश नहीं की। तो आप एक ही भाई हैं इनके? नहीं, हम 3 भाई थे। अभी एक बड़े भाई का और भतीजे का भी इंतकाल हुआ। अच्छा, कुछ अर्से पहले की ही बात है। तो आप सारा घर भर आप लोग ही चलाते हैं, अब्बू और आप? नहीं, वालिद साहब को तो हमने तकरीबन 26-27 साल हो गए घर तो पे। आप और आपके भाई दूसरे? मैं और मेरे से एक और बड़ा भाई है इमरान। वो ही आप पूरा घर आप लोग चलाते जी हैं? जी। तो मतलब लाइक बहनों की शादी भी बंदा करता है, थोड़ा देखता भालता है। तो आप लोगों ने इनकी जब शादी की थी आपने वो देखा नहीं था कि वो काम करते हैं? उस टाइम बात ये थी कि मेरे बड़े मौजूद थे, उनका फर्ज था, बड़े भाई जो हयात थे जी, वो कर रहे थे, सारे मामलात वो देख रहे थे। तो हमारे हाथ में यानी कि ये ऐसा कोई थोड़ा छोटा सा एक मसला है जो मैं इतना खुल के भी नहीं कह सकती कि जी, जी। बेटियों के रिश्ते थोड़े मुश्किल से होते हैं, तो जी, वो घर वाले फिर इतना सही से देखते नहीं है, मगर फिर वो जब वो शादी गलत जगह हो जाती है तो मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो
इससे बेहतर है गलत जगह शादी करें। मैं कहती हूँ शादी ना करें अपनी बच्चियों की। मैं भी इसी खुद- बात पे इत्तेफाक है ना, करता हूँ भाई। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो आप शायद आप एक एज भाई आप समझ सकते हैं। मैं अपने माशरे के मर्दों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भेड़े और बकरियाँ नहीं होती कि उनको बस कर दो शादी। जिम्मेदारी है तो उसको निभाओ। अगर नहीं अच्छा रिश्ता मिल रहा तो घर बिठा लो, बजाय इसके कि बेचारे उनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी पिट पिट के आ रही हैं। कितने लोग लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये एक बहुत, हालांकि नसीब का खेल है, रिश्ते निभाती है औरत ही निभाती है, मगर अगर दूसरी तरफ से बिल्कुल ही मुश्किलात हो तो फिर औरत भी क्या करे। वो वाली अभी चीज़। देखे ना, अगर नहीं वो जिस बच्चे ने भी कॉल की थी जिसके लिए नहीं करता, हमारे पास ना आता जी आते ये लोग, तो ये मिल थोड़ी पाते ना, वो इसको ढूंढ पाते ना, ये उसको ढूंढ पाते, किसके साथ क्या अल्लाह ताला होता। ने फरिश्ता भेजा हाँ। जो वो बंदा इस बच्ची को और इनको आपके पास छोड़ आया। नहीं छोड़ा भी नहीं उसने, लोग डरते भी तो है ना। कॉल की तो फिर हमारी टीम गई जाकर के इसको वहाँ से लेके इसको हॉस्पिटलाइज कराया। बच्ची को हमने अपने पास शेल्टर में रखा। आज ये बच्ची सारे भाई ये भी एक बड़ी एफर्ट है ना, कॉल की, मैं यही कह रहा कॉल हूँ, की यही नंबर एंगेज मिल रहा हो, फिर वेट करे जा रहे हैं आपके यही 10,000 बहुत बड़ी नेकी है। और मैं कहता हूँ बस लोग इतनी ही नेकी कर इतना दें, टाइम बाकी दे दिया। हमारा काम है, बाकी बस इतनी नेकी कर दे कि हम तक इतला पहुंचा दें। आज देखे ना माशाल्लाह, वो बच्ची भी सही है हमारे लिए, तो दोनों ही बच्चे, वो बच्ची भी अब हम सही कौन सी खुशी दे रहे हैं इनको नेक्स्ट? मियाँ तो खुशी नहीं है उसके लिए डेफिनेटली। मियाँ तो पता नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं हम जरा इनको थोड़ा सा ना, इनको ब्रेन वॉश करते हैं ब्रेक में। ऐसा ना हो यहाँ हम सोच कुछ रहे हो और हो कुछ जाए। तो मैं थोड़ा सा वक्फा लेने की कोशिश कर रही हूँ, वक्फे के बाद वापस आते हैं, वही ज़ोर का झटका धीरे से देंगे ज़रा। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ हमने हमेशा टूटे हुए रिश्ते जुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई रिश्ता जोड़ना नहीं चाहे तो हमने उसमें भी उसको सपोर्ट किया। आपको याद है सारिम भाई कि एक खातून थी जिनकी डिवोर्स यहाँ हुई थी, डिवोर्स नहीं दे रहा था, उनको बेल्टों से मारता था। आपको याद है एक केस? 365 नंबर की बेल्ट थी, 355। आई डोंट नो, जो हमें बहुत एडिक्शन के तौर पर फॉलो करते हैं लोग, उनको भी याद होगा मेरे व्यूअर्स को कि यहाँ पे सारिम भाई की तरफ से ही, शेल्टर होम की तरफ से एक लड़की थी पढ़ी लिखी, और उसका हस्बैंड उसको साइको था, वो उसको बांध के उसको मारा करता था। उससे हमने निजात उसकी दिलाई। और आज उस लड़की को आप भी नहीं पहचानेंगी। अच्छा। और कितना माशाल्लाह बड़ा काम कर रही है वो पंजाब में इस वक्त। अच्छा। तो मैंने जब गया, पढ़ने का शौक था, पैसे भी बिल्कुल पढ़ी भी तो थी वो। हाँ। अब वो काम कर रही है अपना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टेबल हुई भी है इस वक्त। हाँ। मैं गया, मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके। हाँ। और अपनी माँ के तंग साथ नहीं करता वो रह रही आदमी है। उसे? नहीं, अब हमने, आपको पता है हाँ, वो ऑनर ही यहाँ पे सबके काम सामने ही पूरा से कर divorce दिया था उसका कि हुई थी। और वो होता है ना कि कभी आए है रिश्ता टूट रहा है, नहीं, वो उसको उसके लिए ज़िंदगी के लिए एक नई किरण थी। तो यहाँ अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी हो, एक चांस और दें हम इनके हस्बैंड को, इनके अब्बू और भाई की से पूछ कर। ये जाहिर है उनकी बेटी है, जब वो पिट कर घर आती है तो तकलीफ़ इनको होती है, ये सहते होंगे तकलीफ़। बाप भाई जो हैं, मुश्किल होती है उनके लिए अपनी बच्चियों की तकलीफ़ें सहना। तो यहाँ सारे भाई बताएं आप क्या करने वाले हैं? अब नहीं, मुझे ये कह रही है अब्बू के पास, अब बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे अब्बू के पास? अब्बू तो कह रहे हैं वो ले गया तुम यहाँ तुम्हारा। तो जहाँ पर भी है, इनको मालूमात तो है ना कि बेटे है ना इनके पास आए, बाबा वालिद को मालूम। अभी क्या करें सारिम भाई? अभी अब बुलाएं उनको, कुछ तय करें, कुछ देखें ना। अगर सबके सामने, यहाँ तो खाली अब्बू और भाई तो नहीं है, यहाँ तो सब देख रहे हैं, यहाँ सबके सामने अगर वो कहता है कि भाई मैं काम करूँगा, डरामी नहीं करूँगा, दर बदर नहीं करूँगा औलाद को, यहाँ हल्फ लेता है ये लोग तो हैं सीधे से लोग, बिल्कुल सीधे से जिन्हें कहते हैं। तो एक चांस देने की दें, हम क्या कहते हैं? घर बसना अच्छी बात है, घर खत्म हो जाना अच्छी बात। देखे उसके तो नुकसानात सामने थे ना, ये तो अल्लाह ने फिर दोबारा से जोड़ दिया। अल्लाह करे कि अब घर बसाने की तरफ चल रही है। चले भेजें हर इंसान को, इन्होंने शायद 4-5 चांस दिए होंगे, एक चांस और चलें दे देते हैं। हमारे बच्चे हैं, कमाते हैं, बच्चेदार, दुनिया वाले कमाते हैं, बीवी बच्चों को संभालते हैं, अपना बच्चे पाल रहे हैं, उनको भेजें। वो डाई मशीन में से देखें जो कमाने वाला है वो लॉकडाउन में भी वो कहता है मुझे राशन नहीं चाहिए। देखिए छोटे को इसका
अजीम मियाँ है। क्या नाम है तुम्हारा? अकील। ये दाना सही नहीं हुआ इसका। इन बच्चों को देखो किस हाल में लाए और उस बच्ची को देखो जरा। इसके दाने हो रहे थे और इसके भी हो रहे थे सर पे दाने, और दाने ना मेरे सर पे भी निकल रहे थे। वो है ना इसलिए कि छिले के बाद मेरे है ना दाने निकल आते हैं, तो इन दोनों के भी निकल रहे थे। भाई साहब, आपको एक चांस देने के लिए हमने यहाँ बुलाया है। यहाँ बैठे हुए आपके तबीयत सही नहीं थी मेरी। आपके बहन क्या कहेंगे, साले ये बैठे हुए हैं। आप क्या सोचा अपनी ज़िंदगी क्या है? ये अपने अब्बू के घर रहे हैं या क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों के साथ? जी नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। हाँ, और मैंने किया है वो कोई नहीं करता इसके लिए। मैं दवा दारू करता हूँ, इसको अस्पताल लेके जाता हूँ, इसको इसके घर का सारा काम करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे को अपना काम भी देखना है, वो वहाँ से शाम को भागना है, इसको भी देखना है अपनी बीवी को। और इसकी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ। घर का खाना बहुत कम खाती है, ये ज़्यादातर बाज़ार के खाती है खाना। वो बाज़ार से जब मैं 500-600 रुपये खर्चा कर दूँगा बाज़ार के खानों में इसके, तो मैं मकान का किराया देने में परेशानी होती है मेरे को। अच्छा। जी हाँ, ये खाना कम बनाती है, बाज़ार का खाना ज़्यादा खाती है। किसके काम करता है? मोल्डिंग का काम जी। जनाब ये हाथ के हाथ मुझे 400, 500, 600 हाथ के हाथ मजदूरी मिल आप जाती है। कितना कमा लेते हैं? 400-500 रुपये में कमा लेता हूँ, 600 रुपये कमा लेता हूँ, लेकिन हाथ के हाथ पैसे मिल जाते हैं। आजकल ऐसा काम नहीं है जो कि रोज़ के रोज़ पैसे मिले, ऐसा काम नहीं है यहाँ पर। नहीं तो अब तो ये तुम्हारे पास नहीं थी ना, कोई मसला भी नहीं था कि खर्चा हो रहा। अब घर क्यों नहीं लिया, हुलिया क्यों नहीं चेंज की, क्यों इस तरीके से अभी तक? सर मैं इसके तलाश में निकला हूँ सर। को सारा लियाकताबाद इस वक्त का गवाह है कि हाँ मैं अपनी बीवी से ढूंढता फिर हूँ। तो सर गुमशुदा इश्तिहारात मैंने पूरे जगहों पे लगा दिए। तुम्हें बता दिया था ना, तलाश तो बता दिया था ना, तुम आपने बताया ना इसको, तो फिर कौन सी सर मेरे को नहीं बताया कि अब ये तुम तो हमारे पास आए हो, कितनी बार आए हो? तुम्हें बताया कि हॉस्पिटल में कितनी बार आए हो? सर अभी जब आपकी गाड़ी आई है ना इनके घर पे, तो इन्होंने बताया कि हम आप लोगों के पास नहीं भी तभी पता चला ना, वो तो ऐसी अजनबी जगह पे थी, किसी को भी नहीं पता था तब। सर इससे पहले मैं 1.5 महीना में ढूंढता रहा हूँ। अब घर बनाना चाहते हो या नहीं? सर मैं घर बनाना चाहता हूँ सर। अभी आपकी नौकरी है कहीं? हाँ कहीं तो नौकरी? फारिग बैठा हूँ तो वही नहीं सर, मकाम ही नहीं है, कोरोना वायरस फैला हुआ है। घर बना लोगे अभी? किराया दे लोगे उसका? इंशाल्लाह। बच्चों को पढ़ाओगे? जी हाँ। नहीं ये कहाँ सारी रहते दुनिया हैं देख रही है इस वक्त। जी जी ये 4 आदमियों में बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। जी कर लोगे, घर को चलाओगे? बिल्कुल चला लूँगा, है ना? जी हाँ। और नहीं किया तो? मैं करूँगा इंशाल्लाह, 500-600 में 700 में हो जाएगा घर का पूरा। नहीं किया तो बच्चे भी इसको दिला देंगे, इसको भी तुमसे दूर कर देंगे फिर, ठीक है फिर? देखिए पहले तो सिर्फ इनके पास इनके अब्बू और भाई थे ना, जी हाँ ठीक है, वो यही कर सकते थे, अपने घर में बिठा सकते थे। अब इनके साथ जो है सारिम भाई हैं, जी ठीक है ना? जी हाँ। तो अभी आपसे अलग कराने के लिए अब इनको कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जब आप उनको कमा के खिला ही नहीं सकते तो फिर वो कैसे इस तरह चलेगा? मैडम इसके सारे खर्चे मैं पूरे करता हूँ, इनके हम आप नहीं करते। इनके जो मज़े हैं ना, आइसक्रीम खानी है इसको, बोतल भी नहीं है इसको मुर्गी खानी है इसको टिक्का खाना है इसको, मैं करता हूँ पूरा इसका। मैं जो मेहनत की कमाई होती है ना मेरी मोल्डिंग की, तो वो ला के पूरा करता हूँ। मेरे बच्चों से पूछें आप, वहाँ के इनके इलाके के सारे मेरे वो टिक्का कबाब वाले गवाह कि हाँ मैं लेके जाता हूँ रोज़ाना शाम को इसके लिए। जबान के चिटकारे होते हैं इसके, लेकिन ये औरत बहुत अच्छी है, लेकिन जबान के चिटकारे वो होते हैं जिसकी वजह से मेरे को किराया देने में परेशानी हो जाती है। कौन आदमी चाहेगा कि मेरे को किराए में परेशानी में? भाई तो तुम उसको चटखारे तो करवा रहे हो जी, और सड़क पे लाके फेंक रहे हो, ये तो तुम गलत नहीं सर। थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे भाई, ये आदमी की भी जिम्मेदारी होती है। अगर औरत नहीं पैसे बचा के रखती तो आदमी उसको सारे पैसे देता भी नहीं। आप अपने किराए के पैसे अलग रखें और आप उनको बता दें भाई, ये आप बता सकते हैं कि, और आप लोगों को भी फर्ज है कि अपनी बेटी को समझाएं भाई कि अगर इतने पैसों में घर चल सकता है तो चलाए, पकाए, दाल रोटी खाए बच्चों की खातिर। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह बच्चों को लेके जाना, रहन अगर सही होगा ना। हाँ मेरे घर में जब शादी से पहले बारिक सारा काम, हाँ सुबह शहरी के टाइम पे उठते, हाँ शहरी पकाना और बहन भाइयों को, माँ बाप को, सबको पका देता। मैं कैसे मानूँ? अब देखिए ना बच्चे कितने खुशनुमा बिल्कुल, उसके हंस बहुत मुश्किल है जी इस तरह खानदान बनाना। नहीं होगा, फिर घर नहीं चलता। फिर थोड़ा जिम्मेदारी ले सकते हो, हम तुम्हें सपोर्ट अब करेंगे। इनके लिए क्या, इनके लिए कैसे सपोर्ट करें सारिम भाई? लोग क्या सपोर्ट दें इस फैमिली को, इस खानदान को इकट्ठा करने के लिए? ये कहते हैं अगर घर होना तो अपना
तो इंसान जिंदगी गुजार ले। किराए की जिंदगी अब्बा बड़ी मुश्किल जिंदगी है, बड़े मसले हैं कि तुम्हारा तो अपना घर है ना, इसलिए ये बातें आ रही में हैं। हर किसी के पास अपना घर नहीं है, आधे से ज्यादा लोग किराए पे रहते हैं। जी सही है। इस मुल्क में हम जैसे लोगों के पास भी कुछ सालों पहले घर आया, हम भी किराए पे रहते थे। जी सही। ऐसा नहीं है, बात ये कोई सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होता। लेकिन मैं आपसे ये मुत्तफिक हूँ कि बेगमात का काम भी होता है पैसे जोड़ना। जी जी हाँ। मैं आपसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं औरत की ही साइड लूंगी, सारे भाई भी ऐसा नहीं करते, वो भी हमेशा सेंटर में रहते हैं, इंसाफ करते हैं। और चलें, अगर आपका ये कहना है कि जो आप कमा के लाते हैं थोड़ी दिनों तक आप पे इनकी निगाह रहेगी और ये देखेंगे कि वाकई आप जेन्युइनली, जब हालात थोड़े लॉकडाउन बेहतर होता है, इसमें तो जाहिर है हर किसी को राशन की ज़रूरत है और चलो तब तक आपकी हेल्प करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन जब ये मामला सही होंगे तो सारे भाई आप पे ये नज़र रखेंगे और हम फॉलो अप करेंगे कि यहाँ आप क्या अपनी बीवी को वाकई दिहाड़ी 500 रुपये कमा के दे रहे हैं कि उसको दर बदर किया हुआ है। जी सही है। 50 के रोज के होते हैं, सुबह से शाम तक के, ऐसे कभी 100 रुपये कभी 50 रुपये। 100 रुपये भी आप दिए भरे हैं जब बच्चे, वरना तो 50 रुपये, वो भी कभी 50 रुपये में पूरा घर चलाओ मतलब। हाँ, जनाब सुबह से इसको शाम मैं तक। 100 लेके जाता हूँ, बाकी सारा खाना पीना इसको दे के जाता हूँ। वो खाना पीना ही माशाल्लाह ठीक ठाक करती है मेरी भी। लगती तो नहीं है, इतनी कमजोर है जैसे मिली है। हमने तस्वीर दिखाई, जरा दिखाइएगा दोबारा बहुत बेहतर हो गई तस्वीर, है। जिस हालत में ये सारे भाई को मिली है, मुझे तो नहीं लगती चलो अब हम मैनेज करके देंगे ना, तो तुम कमा के लाना, ठीक है, जो बाकी जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। देखिए जरा, ये इस हालत में मिली है आपकी बीवी, ये इस हालत में देखने से मुझे तो नहीं लगता आइसक्रीम खाती होगी, मुर्गियाँ खाती होगी, जबान के चटखारे वाली खातून तो मुझे नहीं लगती। मैडम मैंने ये सब कुछ किया इसलिए दवाई दिलाई है, बिल्कुल नॉर्मल थी। मैडम 2 दिन की दवाई नहीं दिलाई, बुला के देंगे। बताओ जरा। बोला अब्बा से भी दे रहे रशीन, और ये दवाई नहीं खाई ना, जागती रही, बता रही था। हाँ बताओ अब्बा जी की झूठ बोलने पर। महीना दे दी रक्षे को पता है, बोल लेंगे कह रहे 1.5-2 महीने हो गया हमारा। जी झूठ देखो, ये बहुत घर का इंटरनल मसला है, लेकिन ये यहाँ तक इसलिए पहुँचा है कि शायद सारे भाई इनको सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सपोर्ट ये नहीं होगी कि हर महीने इनके घर आके जी पैसे दिए जाएंगे। एक ऐसा आदमी जो इनके कहने के मुताबिक अपने घर को सही नहीं चला रहा, सही कमाई नहीं कर रहा और घर टूट रहा है, उसकी वजह से बच्चे दरबदर हो रहे हैं, यानी कि खुद की माँ अपने बच्चे को मारने पे तुल गई है कि वो उसको दूध नहीं मिल रहा तो मैं इसको मार ही दूँ। मेरा ख्याल से उसके लिए बहुत ज़रूरी है सारिम भाई को बीच में कूदना। सारिम भाई मैं फॉलो अप करूँगी इस चीज़ को। मैं खुद चाहूँगा कह रहे ताकि इनकी देखें, अभी भी देख लेना, वो जो बाप 2 बच्चों को लाया है बाप समेत देख ले, और वो जो माँ और बच्ची हमारे साथ आई है उनको देख ले। वो जाहिर है आपके शेल्टर हाउस में खाने को भी मिला होगा, नहाने धोने को भी मिला होगा, वो टेंशन्स भी नहीं होंगी। लेकिन हाडारामों को नहीं। हाँ। हाडाराम अगर इंसान बन के चलता है ना, फिर उसका साथ देते हैं हम। तो अगर ये मेहनत तो यहाँ सबको करनी पड़ती है, हर कोई मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ भी लोग कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, ये सुबह सहरी से खड़े होते हैं जी, रात तक अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। मेहनत यहाँ हर कोई कर रहा है, मैं ये नहीं कह रही आपको, और मेहनत में ही अजमत है। जी हाँ, मतलब हर कोई कर रहा है अपने अपने। अभी एक रक्शे वाले का मैंने वीडियो देखा था, वो कह रहा था मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे किसी से भीख नहीं चाहिए, मैं बहुत कमाऊ पूत हूँ, मुझे बस मेरा रिक्शा खोल दें, ऐसे हैं, मैं खुद कमाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं जो राशन लेने नहीं जा रहे, उनकी इतनी अनाया है कि मैंने किसी से हाथ नहीं फैलाना, हाथ नहीं मैंने किसी के आगे फैलाना, ये मैंने खुद कमाना। अच्छे ऐसे। तो जी ये था हमारा आज का शो। अगर आप जो कोई है जो देख रहा है, इस रमज़ान शरीफ में आप ख़ानदानों को जोड़ सकते हैं। इस तरह के और बहुत लोग हैं, मैं अपने शो पे सारे शेल्टर हाउस को तो नहीं बुला सकती, लेकिन इनके पास ऐसे बहुत कहानियाँ हैं, बहुत लोग हैं। अगर ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको मौका लगे तो आप जाएँ शेल्टर हाउस का दौरा करें, आप मिले लोगों से, उनकी कहानियाँ सुने, तो आपको पता होगा कि आप एक का हाथ नहीं, आप 10 का हाथ वहाँ थाम सकते हैं। तो आइए बढ़ें और अतियात जो हैं आप दीजिए सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में, और इस तरह ख़ानदानों को एक साथ जैसे ये बैठे हुए हैं, जिस तरह तड़प के बच्चे माँ से मिले हैं, अल्लाह ना करे कि कोई फैमिली एक दूसरे से दूर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मुलाकात होगी।